वेलकम बैक गाइस। वैसे तो ये लास्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या ये सच में आखिरी है? जब भी कोई चीज़ बार बार होती है तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये रिपीट में चल रही है। और ऐसा कई बार होता है कि हम चाहते हैं हमारा कुछ पार्ट ऑफ कोड बार बार रिपीट हो, यानी कि प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में कहे तो लूप में चले हमारा कोड। सो तब हम यूज़ करते हैं लूप्स। और वैसे तो 4 टाइप है, लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे, जो कि है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर तो ये वाला फॉर लूप ही आपको दिखेगा, लेकिन 3 तरीकों से आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हो। हमें ये तो पता है कि फॉर लूप को हम 3 अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले फॉर लूप का कंसेप्ट समझ लेते हैं। सो ऑब्वियसली हम हमारे मेन डॉट जावा वाले फाइल में जाएंगे और उसमें हमारे बॉयलर प्लेट को ऐड करेंगे और शुरू करेंगे हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ना। तो मैंने वो ऑलरेडी करके रखा है, तो आपका समय ज़ाया नहीं होगा। सबसे पहली बात, हम एक फॉर लूप के लिए फॉर लिखेंगे और उसको बस पैरेंथेसिस दे देंगे। अब एक फॉर लूप के पास 3 चीज़ें होती है। एक नॉर्मल जनरल फॉर लूप के पास 3 मेन चीज़ होती है। पहला होता है उसका इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन होता है। फिर एक सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं उस पार्ट को, और दूसरी चीज़ होती है कंडीशन, एंड देन अगेन एक सेमीकोलन टर्मिनेट करने के लिए, एंड देन आता है अपडेशन। नाउ, और ये हो गया हमारे फॉर लूप के लिए कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर ऑब्वियसली जो भी कोड हमें रिपीट करना है वो आएगा। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर लूप। अब इनिशियलाइजेशन तो हमने पहले देखा हुआ है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसको वैल्यू दे देना, तो वो इनिशियलाइज हो जाता है। अब 2 तरीके के इनिशियलाइजेशन होते हैं। एक होता है कि जगह पे मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल को और उसी वक्त इनिशियलाइज कर दिया, और दूसरा इनिशियलाइजेशन होता है कि मैंने पहले कभी डिक्लेयर किया है स्टार्टिंग के लाइन में और फिर बाद में मैंने उसको वैल्यू देके इनिशियलाइज कर दिया। तो फॉर लूप पे आप दोनों कर सकते हो। एंड देन कंडीशन, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कंडीशन क्या होता है। कंडीशन एक बुलियन होता है और ऑब्वियसली एक कंडीशन दोगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारा फॉर लूप चलता रहेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा। एंड ये अपडेशन जो होता है वो कोई भी वेरिएबल अगर हम यूज़ करें, जैसे अगर यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन को यूज़ किया है तो उसको अपडेट कर सकते हो, या फिर मैं कंडीशन से रिलेटेड वो वेरिएबल को अपडेट कर सकता हूँ। यानी कि अपडेट करने से क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो कंडीशन जब तक ट्रू है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। एक सबसे सिंपल फॉर लूप बनाते हैं और सबसे सिंपल काम करते हैं कि एक फॉर लूप बनाएंगे हम जिससे हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक नंबर। ओके, तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। 10 सिस्टम डॉट प्रिंट एल वाले लाइन ले लो, मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कर दो। या फिर आप यूज़ कर सकते हो फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे पहले कमेंट लगा के लिख देता हूँ, प्रिंटिंग 1 to 10 यूजिंग हमारा फॉर लूप। तो ऑब्वियसली मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, उसमें एक वेरिएबल दे दूंगा। लेट्स से मेरे नंबर को नम बोल दिया मैंने, एंड इसको मैंने कह दिया 1 से इनिशियलाइज किया। तो अभी जो मैंने लिखा इंट नम इक्वल टू 1, तो मैंने जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया। तो हमारे पहला कंसेप्ट जो था यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करने का वो हमने कर लिया। अब आता है कंडीशन देना। कंडीशन तो हमें प्रिंट कहाँ तक करना है, हमें प्रिंट करना है 10 तक। तो मैं क्या करूँगा कि जब तक मेरा वैल्यू नम का वैल्यू 10 के इक्वल या फिर उससे कम हो, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 कम ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, जब तक वो 10 तक है तब तक मुझे लूप को रन कराना है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंडीशन, जो कि दूसरा था वो हो गया। दूसरा, पहला इनिशियलाइजेशन भी हमने कर लिया और कंडीशन भी दे दिया हमने हमारे फॉर लूप को। अब तीसरा चीज़ आता है, वो होता है अपडेशन है। ये अपडेशन अभी हमको हमारे नंबर वेरिएबल को अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर पहला हमने नम 1 दिया है तो उसको आगे 2 करने के लिए कुछ तो करना होगा ना।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे होगा, उसको करने के लिए अपडेट करना पड़ेगा। और अभी हम यूज़ कर सकते हैं या तो सिंपली एक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर था वो, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक अनरी ऑपरेटर्स। तो देखो आप ये यूज़ कर सकते हो, नम इक्वल टू नम प्लस 1, ओके। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नम प्लस इक्वल टू 1, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नम प्लस प्लस। तीनों का मतलब वही है, 1 से इंक्रीमेंट होगा वेरिएबल का वैल्यू, राइट। और फिर यहाँ पे मैं दे दूंगा कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, वही वेरिएबल का नंबर। हमारे प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें ड्राई रन करके चेक करना चाहिए कि आखिर वो एग्जीक्यूट किस तरह होगा। सो लेट्स सी कि ये ड्राई रन इसका कैसा रहेगा, ये वाले प्रोग्राम का। ड्राई रन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारे कोड को बिना रन किए, मतलब प्रोग्राम को बिना रन किए चेक करना होता है कि क्या आउटपुट होगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे। और मोस्टली ज़्यादा करके लूप्स के हुई ड्राई रन करके चेक किया जाता है कि उसका आउटपुट कैसा हो सकता है। एंड अभी हम ड्राई रन करने वाले हमारे फॉर लूप को, जो कि बेसिकली सपोज है कि वो 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करके दे। तो देखते, तो पहली बात तो फॉर लूप है ये, और फॉर लूप में हमने एक इंट वेरिएबल बनाया है जो कि नाम दिया हमने नम, और उसको इनिशियलाइज किया है। और गौर करना कि हमने यहीं पे डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है num1 को। एंड देन इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ये परफेक्ट लिखा हुआ है। एंड देन कंडीशन भी दिया हुआ है, और कंडीशन है कि लेस देन और इक्वल टू 10 है जब तक नम का वैल्यू, तब तक रन करना है, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक रन होगा हमारा फॉर लूप। सो फॉर लूप स्टार्ट होगा 1 से लेके जाएगा कब तक, 10 तक। और हमने अपडेशन दिया हुआ है जो कि अरिथमेटिक अनरी ऑपरेटर यूज़ करके दिया हुआ है, जो कि नम प्लस प्लस यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। सो इट विल इंक्रीमेंट 1 by 1 पर इटरेशन, मतलब हर एक इटरेशन के बाद एक वैल्यू से ऐड हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि नम वेरिएबल की रहेगी, ओके। और सिर्फ कोड में हमने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि नम है, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी करंट इटरेशन के टाइम पे वो जाके प्रिंट हो जाएगी हमारे आउटपुट वाले टर्मिनल में, ओके। अब कोई भी फॉर लूप हो तो उसमें फर्स्ट इटरेशन और फर्स्ट इटरेशन के बाद के जितने भी इटरेशन होंगे वो दोनों अलग वे में वर्क करते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़, हाँ, तो फर्स्ट इटरेशन में मैं बता रहा था कि पहला इटरेशन जो होता है किसी भी फॉर लूप का, और जो बाकी के इटरेशन होंगे, मतलब फर्स्ट के बाद वाले जो भी इटरेशन बचे हो और जो होने वाले हो, उनमें अलग वे ऑफ वर्किंग होती है और फर्स्ट इटरेशन में अलग वे ऑफ वर्किंग होती है। सो जो फर्स्ट इटरेशन होता है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट इटरेशन में जब भी फॉर लूप के अंदर फर्स्ट इटरेशन होगा तो वो पहले इनिशियलाइजेशन को देखेगा। इनिशियलाइजेशन में जो भी वेरिएबल हो, ऑलरेडी डिक्लेयर हो या फिर वहीं पे डिक्लेयर हो, मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर मतलब जो प्रोग्राम के पहले डिक्लेयर हुआ हो वो वाला वेरिएबल हो, वहाँ पे इनिशियलाइज किया हो हमने वैल्यू, या फिर जो भी अभी यहाँ पे हमने सीधा डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है वो। तो अभी यहाँ इसको ध्यान देते हैं। तो अभी पहला स्टेप है कि इनिशियलाइजेशन होगा, जो कि हो गया। यहाँ पे नम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू दे दी 1, और ये क्या हमसे वेरिएबल है, इंट का वेरिएबल है, ओके। तो एक नम वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया। फिलहाल नम की वैल्यू क्या है, 1। तो अभी फर्स्ट इटरेशन है ये, और नम की वैल्यू है 1, ओके। नम की वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन के बाद होते हैं कंडीशन चेकन। कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। कंडीशन क्या है, नम इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब फिलहाल नम की वैल्यू क्या है, 1, और 1 है, और कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्या 1 की वैल्यू 10 से कम है या इक्वल है, जो कि होती है ट्रू। तो ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। और जब भी अगर ट्रू होगी तो हमने यहाँ पे देखा, अगर ट्रू होगी तो कंट्रोल फ्लो यहाँ जाएगा, लूप यहाँ पे जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो सीधा टर्मिनेट हो जाता। अगर कंडीशन फॉल्स होती फर्स्ट इटरेशन में घुसने से पहले ही, मतलब फर्स्ट इटरेशन में घुसा, इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स निकलती, तो वहीं पे लूप खत्म हो जाता और फिर ये सब कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होता। यहाँ पे हम लोग आते नहीं, ये इसके आगे भी जाते नहीं, ठीक है। वो हो गया एक पार्ट। लेकिन अभी फिलहाल हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो कोड एग्जीक्यूशन होगा। यानी कि जो भी कोड लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर लूप के ब्लॉक में, जितना भी कोड है, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही है, तो ये यहाँ पे आगे प्रिंट होगा, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट हो तो प्रिंट होगा। तो समझो यहाँ पे अगर आउटपुट का टर्मिनल है
तो पहले अभी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है और ये प्रिंट एलन के साथ है, तो यहाँ पे जो अभी करंट वो वैल्यू है वो नम की जो कि फिलहाल 1 है, तो यहाँ पे आके 1 प्रिंट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल जो है मतलब टर्मिनल का कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब न्यू लाइन में आ जाएगी। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कोड एग्जीक्यूशन हो गया, यानी कि पूरा फॉर लूप पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका है और सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही यूज़ किया है प्रिंट स्टेटमेंट, तो एक ही यूज़ हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि अपडेशन पे आएगा। अपडेशन कहाँ है? यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है? नम प्लस प्लस। तो नम की वैल्यू हो जाएगी अब 2। फर्स्ट इटरेशन कंप्लीटेड। फर्स्ट इटरेशन क्या हो गया? पूरी तरह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट इटरेशन हो गया तो अब सेकेंड इटरेशन होगा, यानी कि फर्स्ट इटरेशन का जो था झोल झपाटा वो खत्म हो गया। अब आएंगे हम लोग सेकेंड इटरेशन में। ओके, अब सेकेंड इटरेशन में डायरेक्टली सेकेंड इटरेशन में सीधा चेकिंग होगी कंडीशन। ओके, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अब सेकेंड इटरेशन से जब भी हमारा सेकेंड इटरेशन शुरू होगा, मतलब सेकेंड या उसके बाद कोई भी इटरेशन, पहले चेकिंग होगी कंडीशन, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना तो सीधा टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब फॉर लूप जो है बंद हो जाएगा, वहीं से खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रू रहेगी तो कोड एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसके बाद अपडेशन होगा एंड देन वापस कंडीशन चेकिंग होगी, फिर वही लूप चलते रहेगा। जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक टर्मिनेट नहीं होगा। अगर ट्रू रहेगा तो ये पूरा लूप 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 घूमते रहेगा। तो फिलहाल हमारी नम की वैल्यू क्या है? 2 है। कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है? सेकेंड इटरेशन है। कंडीशन क्या है अभी? कंडीशन वही है ना, नम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, और नम की वैल्यू क्या है अभी? 2 है। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 होता है? हाँ होता है। तो ये हो गया ट्रू। ट्रू हो गया तो यानी कि अभी क्या होगा? अभी होगा कोड एग्जीक्यूशन। कोड एग्जीक्यूशन में क्या होगा? नम 2 प्रिंट होगा। नम की करंट वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ हो गया 2। एंड देन अब इसके बाद क्या होगा? अपडेशन होगा। अपडेशन क्या है? नम को 1 से ऐड कर दो, जो भी करंट वैल्यू है 2 में प्लस किया 1 हो जाता है 3, तो नम की करंट वैल्यू क्या हो गई? 3। अब इसके बाद क्या होगा? कंडीशन चेकिंग। फर्स्ट इटरेशन खत्म, अब आएगा थर्ड इटरेशन। अब कंडीशन क्या है? सेम कंडीशन है ना। अब कंडीशन में लेकिन क्या फर्क हो गया कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 चेक होगा, क्योंकि करंट वैल्यू क्या है नम की? 3 है। और अभी भी फिलहाल क्या है? ट्रू ही है। और ट्रू ही है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि 3 प्रिंट होगा। और 3 प्रिंट हो गया तो इसके बाद अभी यहाँ पे अपडेशन होगा। अपडेशन में क्या होगा? 3 की वैल्यू अब हो जाएगी +1 करके 4, और करंट वैल्यू हो गई नम की 4। अब अपडेशन हो गया। अपडेशन के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है? 4 लेस देन और इक्वल टू 10। क्या ये ट्रू है? फोर्थ इटरेशन है ये। क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे? कोड एग्जीक्यूशन करेंगे। कोड एग्जीक्यूशन क्या है? कोड क्या दिया हुआ है? system.out.println नम। नम की वैल्यू क्या है? 4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 प्रिंट कर देंगे। एंड देन उसके बाद 4 को +1 कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपडेशन होगा। अपडेशन में क्या दिया हुआ है? नम प्लस प्लस, यानी कि सिर्फ एक से वैल्यू बढ़ाओ करंट वैल्यू की, तो नम प्लस प्लस हो जाएगा 5, और नम की करंट वैल्यू क्या हो गया अभी? 5। तो फोर्थ इटरेशन तक काम हो चुका है। अब फिफ्थ इटरेशन पे सेम चीज होने वाला है, और इवन 6th में भी सेम होगा। 6th 7th 8th 9th एंड 10th तक सेम होगा, बट 10th के बाद चेंज होगा। लेकिन हम एक एक करके सब देख लेते हैं। तो फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा कि अभी करंट वैल्यू 5 है नम की, और चेक होगा कंडीशन अगर, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10 कितना होता है? ट्रू होता है। क्या होता है? ट्रू होता है। और ये अगर ट्रू होगा तो कोड एग्जीक्यूशन होगा। कोड एग्जीक्यूशन होगा तो करंट वैल्यू क्या है नम की? 5 है, तो यहाँ पे आ गया 5। ओके, अब कोड एग्जीक्यूशन के बाद क्या बोला है? अपडेशन होगा। और अपडेशन क्या होगा? नम की जो करंट वैल्यू है यानी कि 5, उसमें प्लस कर दो 1, तो 5 + 1 इक्वल टू 6, तो नम की करंट वैल्यू हो गई 6। एंड देन फिफ्थ इटरेशन खत्म, क्योंकि यहाँ तक ये फिफ्थ इटरेशन, और अब इसके बाद कंडीशन चेकिंग होगी, लेकिन वो हो जाएगा 6th इटरेशन। तो 6th इटरेशन में अभी फिर से हम चेक करेंगे कंडीशन। कंडीशन अभी 6 लेस देन इक्वल टू 10 वाली हो गई, बिकॉज कंडीशन है नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने लिख दी थी नम इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर अब आगे जाएंगे हम लोग कोड एग्जीक्यूशन में। कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमारी करंट वैल्यू जो नम की है वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि 6 है। एंड देन उसके बाद अपडेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा 7, और नम की वैल्यू क्या हो गई? 7। ओके, 6th इटरेशन खत्म। अब 7th इटरेशन में आएंगे, और 7th इटरेशन में क्या होगा कि फिर से कंडीशन चेक होगी, एंड 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, जो कि ट्रू होता है। फिर अब क्या होगा कि 7 ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा। कोड एग्जीक्यूशन मतलब ये 7 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ अपडेशन होगा, सो 7 हो जाएगा 8, और नम क्या हो गया? 8।
नम बन गया 8 एंड नाउ 7th इटरेशन खत्म और 8th इटरेशन चालू हो गया एंड फिर से कंडीशन चेक होगी तो लेस देन और इक्वल टू 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो क्या कंडीशन ट्रू है? तो ऑब्वियसली कंडीशन इज ट्रू एंड कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा जो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा एंड नाउ 8 को अगर प्लस प्लस करोगे 1 मतलब 8 + 1 = 9 और नाम की वैल्यू क्या हो गई कभी 9 एंड 8th इटरेशन इज सक्सेसफुली खत्म हो गया। अब लास्ट नहीं है पर 9th इटरेशन है एंड 9th इटरेशन में अभी कंडीशन क्या हो गई 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10 और अगर कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये अभी करंट कंडीशन ट्रू ही है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा। कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमें 9 प्रिंट करना है यहाँ पे एंड ऑब्वियसली हर एक नंबर यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है एक न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है एंड नाउ कंडीशन चेक हो गई कोड एग्जीक्यूशन हो गया। कंडीशन चेक हो गई ट्रू है कंडीशन तो कोड एग्जीक्यूशन हो गया एंड नाउ अपडेशन होगा तो नम प्लस प्लस के हिसाब से 9 में +1 करेंगे तो 9 + 1 इज इक्वल टू नथिंग बट 10 तो नम की करंट वैल्यू क्या हो गई 10 एंड नाउ 9th इटरेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब लास्ट इटरेशन है लेकिन फिर भी अभी हम चेक करते रहना जब तक फॉल्स नहीं होगा। तो 10th इटरेशन है और 10th इटरेशन के हिसाब से कंडीशन हो जाएगा 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड अभी भी कंडीशन ट्रू है तो इस हिसाब से कोड एग्जीक्यूशन होगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन समझ लो कि न्यू लाइन में ये 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है सब एक न्यू लाइन में एक के नीचे और ट्रू है कंडीशन तो कोड एग्जीक्यूशन हो गया और अपडेशन होगा तो 10 + 1 कितना होता है 11 होता है एंड नाउ नम की वैल्यू क्या है 11। अब 11th इटरेशन पे घुसने से पहले कंडीशन चेक होती है। हर एक इटरेशन में घुसने से पहले क्या होता है कंडीशन चेक होता है। तो अभी 11th इटरेशन में कंडीशन क्या हो गई है 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड क्या ये कंडीशन ट्रू है जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है ये फॉल्स है और जब ये फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली क्या होता है कि टर्मिनेशन हो जाएगा फॉर लूप का। तो फॉर लूप यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा टर्मिनेट फॉर लूप हो गया टर्मिनेट। तो हमारे पास क्या आउटपुट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक एक करके सब प्रिंट हो गया। अब सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया है जो कि नम है यहाँ पे मोस्टली आपको हर जगह आई दिखेगा आप सीखने जा रहे हो तो लेकिन आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो तो आपने वो तो सीखा है था डेटा टाइप्स और वेरिएबल वाले एपिसोड में। सो अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो यहाँ पे मैंने नम यूज़ किया तो यहाँ पे भी नम का रिलेटेड कंडीशन हो उसकी ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ पे भी अगर अपडेशन में भी नम से रिलेटेड अपडेशन हो ये भी ज़रूरत नहीं है। ओके तो अगर लेट्स से कि इसको मैं आई बोला एंड इसको मैं जे बोला और इसको मैं के बोला तीनों अलग अलग वेरिएबल है ऑब्वियसली अभी मैंने जे और के को डिक्लेयर नहीं किया तो अभी कंपाइल करूँगा तो एरर आ जाएगा और मैंने यहाँ पे नम को यूज़ किया जो कि कहीं डिक्लेयर है ही नहीं तो एरर आ जाएगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ अगर आप 3 अलग वेरिएबल यूज़ करो और यहाँ पे अगर आप चौथा अलग वेरिएबल प्रिंट करो तो भी आप कुछ भी चाहे कर सकते हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम वेरिएबल यूज़ करना है तीनों जगह चारों जगह। ओके इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन ये तीनों जगह सेम वेरिएबल यूज़ करना कंपलसरी नहीं है बट हाँ अगर आप अलग अलग यूज़ करोगे तो मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि आप अपडेट कुछ और कर रहे हो कंडीशन किसी और वेरिएबल पे तो उसको कनेक्ट कैसे करोगे आप वो करना आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है इट्स नॉट कंपलसरी टू यूज़ सेम वेरिएबल फॉर ऑल 3 कंस्ट्रेंट्स। ओके सेम प्रोग्राम को हम थोड़ा अब मॉडिफाई करके मतलब सेम फॉर लूप को मॉडिफाई करके हम एक अच्छा खासा प्रोग्राम बना सकते हैं। मतलब उससे हम नंबर कोई भी नंबर दूंगा मैं उसको तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा टेबल प्रिंट कर देगा। जैसे अगर मैं 5 दिया तो 5 का टेबल प्रिंट होके मेरे को दिखेगा। ओके तो लेट्स ट्राई करते हैं उसको। तो हम पहले बात तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड अभी मैं जो भी नंबर दूंगा और एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑब्वियसली एक n करके वेरिएबल बनाता हूँ और फिलहाल के इसको 0 रखा हूँ मैं। अब जो n है
n मतलब कौन से नंबर का टेबल चाहिए आपको। तो n अगर 5 है तो 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, 10 है तो 10 का, 100 है तो 100 का, 75 है तो 75 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो नम है उसको मैं चेंज करके आई कर दूंगा, आई। और ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मतलब टेबल 1 से लेके 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई आप प्रिंट हो, यानी कि 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 10 50 तक ऐसे, या फिर जो भी नंबर हो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो। सो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट को। पहली चीज़ क्या आएगी, जो n है वो आ जाएगा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ऐसा करके x करके मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और देन हम यहाँ पे नंबर के लिए i लिख देंगे, एंड देन आ जाएगा हमारा थोड़ा सा स्पेस, फिर ये इक्वल टू, एंड लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर को, जो n है उसको जो करंट इटरेशन रहेगा वो i से। ऑलराइट, जो करंट इटरेशन है i है, अभी करंट इटरेशन i को चेंज करूँ क्या मैं, i के बदले नंबर ही लिख देता हूँ, नंबर ज़्यादा बेटर लगता, या फिर टाइम्स लिख देते, टाइम्स, हाँ TIMES, टाइम्स इज़ बेटर। आल्ट इधर, आल्ट इधर, आल्ट इधर, आल्ट इधर, ओके। टाइम्स, टाइम्स मतलब समझते हो ना, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 5 टाइम्स 3 इज़ 15। सो अगर कोई नंबर है, और इसको मैं नंबर कर देता हूँ नंबर, अब थोड़ा सेंस बनेगा, नंबर। तो अगर कोई नंबर दिया, उसको टेबल को प्रिंट करने के लिए हम ऐसा कुछ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका भी ड्राई रन देखना ज़रूरी रहेगा, तो लेट्स ट्राई कि आखिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा वो चेक करने की कोशिश करते हैं यूजिंग पेन एंड पेपर। तो ये कोड अच्छा प्यारा सा दिख रहा है, फॉर लूप दिया हुआ है, उसमें int टाइम्स इक्वल टू 1 करके इनिशियलाइज किया हुआ है डिक्लेयर करके जगह पे, एंड देन कंडीशन दिया हुआ है टाइम इज लेस देन और इक्वल टू 10, और अपडेशन में है टाइम प्लस प्लस, और एक वेरिएबल जो है int करके नंबर इक्वल टू 5, वो फॉर लूप के पहले डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज भी किया हुआ है 5 से। एंड यहाँ पे एक सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जो कि टेक्निकली 5 मल्टीप्लाई बाय जो भी करंट इटरेशन होगा इक्वल टू 5 इंटू दैट इटरेशन हो जाएगा, तो ये आउटपुट आएगा इसमें से। एंड फर्स्ट इटरेशन की बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट इटरेशन कैसा होगा देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो टाइम्स है वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो गया और इनिशियलाइज हो जाएगा, जब तक फॉर लूप खत्म नहीं होगा तब तक ये टाइम्स वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा रहेगा, लेकिन जैसे फॉर लूप खत्म हो जाएगा वैसे इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर किया हुआ है इस वेरिएबल को। ओके, तो टाइम्स इक्वल टू 1 तो हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि फर्स्ट इटरेशन में इनिशियलाइजेशन होता है, फिर देन कंडीशन चेकिंग होती है, तो अगर फॉल्स होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा जगह पे, और अगर ट्रू रहेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के कोड एग्जीक्यूशन होगा, जो भी कोड लिखा रहेगा फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप ब्लॉक के अंदर। एंड देन अगर कोड एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, फॉर लूप का ब्लॉक खत्म हो गया, फर्स्ट इटरेशन का जितना भी कोड खत्म होना था वो पूरा प्रिंट हो चुका है, या मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसके बाद अपडेशन होता था, एंड अपडेशन होने के बाद पूरा फर्स्ट इटरेशन खत्म होता था, एंड देन सेकंड इटरेशन यहाँ पे आके आगे का झोल का बड़ा होता था। तो पहले तो इनिशियलाइजेशन हो गया, अब कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन क्या हुआ है, यहाँ पे कंडीशन है, एक बार लिख देता हूँ, टाइम्स लेस देन और इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और टाइम्स करंट वैल्यू क्या है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 की 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है अभी यहाँ पे। और अगर इस कंडीशन को चेक ध्यान से देखोगे, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या है, प्योरली ट्रू है, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमें पता है जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमें कोड एग्जीक्यूट करना है, जो भी कोड दिया हुआ है, एंड जो भी यहाँ पे कोड दिया हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। और इस कोड के हिसाब से 5 इंटू करंट क्या है आई, सॉरी करंट टाइम्स की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि टाइम्स की एक्चुअल वैल्यू 1 है, और ये जो x यहाँ का आया और 5 तो नंबर है, एंड इक्वल टू 5 इंटू 1 कितना होता है 5 होता है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। तो ये हो गया प्रिंट फर्स्ट इटरेशन का आउटपुट में। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि अपडेशन होगा और टाइम्स प्लस प्लस होगा, मतलब जो करंट वैल्यू 1 है इसकी प्लस 1 हो जाएगा और हो जाएगा 2, तो अभी टाइम्स की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 2। अब फर्स्ट इटरेशन हो गया, अब आएगी बात सेकेंड इटरेशन में, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया है, पर सेकेंड इटरेशन में घुसने से पहले
चेक होगा कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी कंडीशन ट्रू, मतलब जब कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा इटरेशन घुसेगा सेकंड, हमारा कंट्रोल फ्लो घुसेगा सेकंड इटरेशन में, क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो कोई सेकंड इटरेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो टेक्निकली देखा जाए तो पहले कंडीशन चेक होता है, फिर नेक्स्ट इटरेशन में घुसा जाता है, और तभी घुसेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो सेकंड इटरेशन यहाँ लिखना थोड़ा सा इनवैलिड हो जाएगा। तो कंडीशन चेक करते हैं, करंट वैल्यू क्या है, अभी करंट वैल्यू 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो कंडीशन घुसेगा सेकंड इटरेशन में और कोड एग्जीक्यूशन होगा। कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमें मिल जाएगा 5, अभी क्या है करंट वैल्यू टाइम्स की 2 है, तो 2 इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा सेकंड इटरेशन का प्रिंट। ओके, अब टाइम्स प्लस प्लस होगा, यानी कि अपडेशन होगा, जो कि यहाँ पे हमने देखा था अपडेशन होता है कोड एग्जीक्यूशन के बाद अपडेशन होगा। तो करंट वैल्यू क्या है इसकी 2 है, 2 पे प्लस किया 1 तो होगा 3, और 3 होगा तो इसका मतलब टाइम्स की करंट वैल्यू हो गई 3। सेकेंड इटरेशन कंप्लीटली खत्म हो गया। अब थर्ड इटरेशन की बात आ गई ना, तो थर्ड इटरेशन आ गई, लेकिन उसके पहले कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन चेक क्या होगा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, जो कि होता है ट्रू, और ट्रू होने के कारण से यहाँ पे हो जाएगा सिंपली प्रिंट 5 इंटू जो करंट वैल्यू क्या है टाइम्स की 3 है, और 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 15। अब ये हो गया, तो अब आएगा अपडेशन। अपडेशन मतलब करंट वैल्यू जो है टाइम्स की, टाइम्स को अपडेट करें ना, तो करंट वैल्यू जो है टाइम्स की उसमें +1 कर दो और वो हो जाएगा 4, तो टाइम्स की वैल्यू क्या आ गई, टाइम्स की वैल्यू हो गई फिलहाल 4। खत्म हो गया थर्ड इटरेशन। अब आएगा फोर्थ इटरेशन, एंड नाउ कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10। 4 अगर 10 से छोटा है या इक्वल है तो कंडीशन हो गई ट्रू, जो कि फिलहाल ट्रू ही हो गई। एंड इसका मतलब होगा कि ये जो यहाँ पे है वो प्रिंट हो जाएगा 5, करंट है 4, करंट वैल्यू टाइम्स की है 4, तो 5 इंटू 4 होता है 20। सो ये हो गया ये, और ये हो गया ये। अब इसके बाद होगा अपडेशन। अपडेशन के मतलब टाइम्स में जो करंट वैल्यू है 4 उसमें कर दो 1 प्लस, और उसका मतलब हो जाएगा 5, तो टाइम्स की वैल्यू क्या हो गई, करंट वैल्यू हो गई 5। नाउ फिफ्थ इटरेशन, एंड इसका मतलब हो कि अभी कंडीशन क्या हो गई 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है, और ट्रू है इसका मतलब 5, करंट क्या है वैल्यू टाइम्स की 5 इंटू 5 5 से कितना होता है 25। तो ये हो गया फिफ्थ इटरेशन का। अभी अपडेशन क्या करेंगे, फिफ्थ इटरेशन का कोड एग्जीक्यूशन हो गया, अब अपडेशन करेंगे। अपडेशन मतलब 5 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो क्या मतलब है इसका टाइम्स की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब आ जाएंगे हम लोग सिक्स इटरेशन में। सिक्स इटरेशन के पहले हम लोग पहले कंडीशन चेक करेंगे घुसने से पहले, और सिक्स इटरेशन की वैल्यू के हिसाब से कंडीशन क्या होगा, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है, और इसका मतलब यही होगा कि 5 मतलब कोड एग्जीक्यूशन होगा, तो 5 इंटू टाइम्स की करंट वैल्यू 6, 5 इंटू 6 इज 30। तो अब होगा अपडेशन। अपडेशन के हिसाब से 6 पे प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 7, और टाइम्स की वैल्यू क्या हो गई 7। नाउ सेवंथ इटरेशन में घुसने से पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, और 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10 होगा कंडीशन। क्या ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली ये ट्रू है, और जब ये ट्रू होगी तो हम एग्जीक्यूशन करेंगे कोड का, तो 5 इंटू करंट वैल्यू क्या है टाइम्स की वो है 7, तो 5 7 ज़ा 35, और ये हो गया। तो अब होगा अपडेशन, तो 7 में प्लस करेंगे 1 वो होता है 8, तो टाइम्स की करंट वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 8। अब आ गया 8th इटरेशन, क्योंकि 7th हो गया कंप्लीटेड, तो 8th इटरेशन में घुसने से पहले कंडीशन होगी चेक, और 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कोड होगा एग्जीक्यूट, यानी कि 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। एंड नाउ कोड एग्जीक्यूशन के बाद होता है अपडेशन, और अपडेशन के हिसाब से 8 पे प्लस करना है 1 और वो हो जाएगा 9, तो टाइम्स की करंट वैल्यू क्या हो गई अब इसके बाद 9। एंड नाउ 8th इटरेशन इज कंप्लीटेड, नाउ इज 9th इटरेशन में घुसने से पहले चेक करेंगे हम लोग कंडीशन, एंड करंट क्या है 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है, एंड इसका मतलब यही हुआ कि 5 इंटू 9 इंटू इक्वल टू 45। एंड नाउ अपडेशन करेंगे तो 9 + 1 इक्वल टू 10, तो टाइम्स की करंट वैल्यू हो गई 10। एंड अब आ गया 10th इटरेशन,
10th को यहाँ लिख देता हूँ 10th इटरेशन, लेकिन उसमें पहले घुसने से पहले क्या चेक होगा, कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो 10th में घुसेगा ही नहीं। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? ऑब्वियसली फिलहाल तो ट्रू ही है। तो अभी कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा। तो 5 × 10 इक्वल टू 50। एंड नाउ ये हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि अब कोड एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद अपडेशन होगा। तो कोड अपडेशन के हिसाब से 10 + 1 होगा, जो कि हो जाता है 11। तो टाइम्स की करंट वैल्यू क्या हो गई, 11। एंड दैट मीन्स कि अब 10th इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब 11th इटरेशन में जाना है, लेकिन 11th इटरेशन में घुसने से पहले कंडीशन होगी चेक। तो अभी कंडीशन क्या हो गई, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, जो कि होता है फॉल्स, यानी कि कंडीशन यहीं पे हो गई टर्मिनेट, और इसके आगे कुछ प्रिंट नहीं होगा। एंड नाउ हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सो अगर देखा जाए तो फॉर लूप के ये वाले कोड का आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, फाई का टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा। ओके So let's try to run it. Okay. अभी मैंने नंबर 0 रखा है, तो ऑब्वियसली 0 का टेबल प्रिंट हुआ, और 0 का टेबल सही प्रिंट हुआ है, ऐसे दिखते हैं 0 का टेबल व्हाट। लेकिन अगर मैं इसके नंबर को चेंज कर दूँ तो ऑब्वियसली टेबल भी चेंज हो जाएगा। तो 15 लिया मैंने अभी, और 15 का टेबल ऑब्वियसली सही प्रिंट हुआ है, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो। एंड अगर मैं इसको चेंज कर दूँ समथिंग बड़ा नंबर, कुछ इतना ख़तरनाक, तो क्या भी प्रिंट होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो रेंज में आ रहा है इंट के, तो प्रिंट हो जा रहा है। तो आप अगर कोई भी नंबर दोगे तो प्रिंट करके दे देगा, सिंपल सी बात है। ओके, 765 एंड इट प्रिंट्स। अब ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करता है। मतलब देखो 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, यहाँ पे 15 में समझ आता हूँ, 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा 6 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, ऐसा प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस टाइम्स को 0 से स्टार्ट करूँ और 10 तक लेके जाऊँ तो कैसे प्रिंट करेगा? स्टार्टिंग में 0 से प्रिंट करेगा। तो 0 ज़ा 10 तक जा रहा है। ओके, इसको 15 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो 0 से लेके 10 तक जा रहा है। और इसको अगर मैं बढ़ा के 15 कर दूंगा, 16 हो गया, 15 कर दूंगा तो 0 से लेके 15 तक प्रिंट करेगा। सो यू गेट द पॉइंट। आप मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 1 और ये 10, बिकॉज आइडियली 1 से लेकर 10 तक ही आपको पढ़ाया जाता है टेबल्स में। एंड एक बार लास्ट बार रन करके देखते हैं कूल लगने के लिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि हमने ये नंबर वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया है? फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर किया है। फॉर लूप के अंदर अगर डिक्लेयर होता है, यानी कि अगर ये करली ब्रेसेस के अंदर या फिर यहाँ पे डिक्लेयर होता कोई वेरिएबल, तो वो वेरिएबल सिर्फ वो फॉर लूप के अंदर ही एक्सेसिबल होता। यानी कि अगर मैं सिस्टम डॉट आउट करूँ, यानी कि मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिखा और मैं नंबर को यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो वो ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर 5 प्रिंट हुआ है वो नंबर प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं टाइम्स को प्रिंट करना की कोशिश करूँ, टाइम्स को, तो वो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया, वो टाइम्स वाला वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने वहीं पे डिक्लेयर किया था उसको। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करता और यहाँ पे डिक्लेयर किया होता कहीं पे ऐसे, तो टाइम्स वाला वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं बाहर ऑफ, मतलब फॉर लूप के बाहर हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले वाले में हमने इसको बाहर नहीं, सीधा अंदर ही डिक्लेयर किया था। तो अगर आपको फॉर लूप के बाहर, मतलब फॉर लूप ख़त्म होने के बाद भी आपके वेरिएबल को यूज़ करना है, कहीं काम आएगा आपके प्रोग्राम में आगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इनिशियलाइज आप कर सकते हो फॉर लूप के अंदर। ओके, अगर लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसको आप सिर्फ वहाँ पे डिक्लेयर कर दो डायरेक्टली, और डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज वहीं कर दो और यूज़ कर लो। ओके, अभी मैं अगर इसको रन करूँगा तो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एरर आएगा, जैसे एरर आया था। ओके, सो हमने अच्छे से समझ लिया कि जनरल फॉर लूप, मतलब मोस्टली जो फॉर लूप यूज़ होता है विथ ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, मतलब इनिशियलाइजेशन होगा उसमें, कंडीशन होगा उसमें, और अपडेशन होगा उसमें, तीनों चीज़ फॉर लूप के अंदर होगी। तो वो वाला जनरल फॉर लूप हमने अच्छे से समझ लिया है। अब बाकी के जो 2 तरीके थे, मतलब विदाउट अपडेशन वाला और विदाउट कंडीशन वाला, वो देखते हैं।
तो पहले देखते हैं कि विदाउट कंडीशन वाला कैसे वर्क करता है। तो सिंपली, तो देखो मैं सिंपली लिख देता हूँ विदाउट कंडीशन, फॉर लूप, ठीक है। और जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। अभी क्या करूँगा मैं कि कंडीशन को उड़ा दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखना आपको 2 सेमीकोलन यूज़ करना ही है, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। अभी पहली बात तो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था, यहाँ पे भी इंट वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया था ना, कि थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। इंट वेरिएबल इक्वल टू 0 सिर्फ डिक्लेयर कर देते। तो अब इसको तो पहले मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज ये आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वेर वन है, जो इनिशियलाइजेशन हुआ है यहाँ पे, सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो वो तो समझ गया आपको। कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है कि कब रुकना है फॉर लूप को, वो पता ही नहीं है फॉर लूप को। लेकिन अपडेशन हो रहा है, यानी कि वैल्यू बढ़ते रहेगी, और प्लस प्लस से मतलब बढ़ते रहेगी, 1 से 2 3 4 5 6 बढ़ते रहेगी। बट देयर इज़ नो कंडीशन कि भाई अब जाके रुक जाओ या फिर अब जाके रुक जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सिंपली ये मतलब होगा कि जो लूप है वो चलेगा 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 चलेगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, लेकिन उसको कभी समझेगा ही नहीं, कभी पता ही नहीं चलेगा कि अंत कब है, यानी कि कब रुकना है उसको कभी पता ही नहीं चलेगा, और इसलिए वो बन जाएगा एक इन्फिनाइट लूप। सो जो इन्फिनाइट लूप होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो नॉन स्टॉप चलते रहेंगे जब तक आपका रैम जो है, मेमोरी जो है वो फुल नहीं हो जाता उसके रन होने की वजह से, तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा, या फिर आपको एक्सटर्नली टर्मिनेट करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम को जो रन हो रहा रहेगा इन्फिनाइट लूप के रूप में। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो ये है ऐड होते जा रहा है वैल्यू, ऐड होते जा रहा है वैल्यू, ऐड होते जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें वेरिएबल की वैल्यू बढ़ते जा रही है ना 1 से, और प्रिंट कर रहे हैं उसको, तो ये बढ़ते जा रहा है, पर ये रुक ही नहीं रहा है। और यही तो होता है इन्फिनाइट लूप, जब तक चाहेगा, जब तक रैम आपका फुल नहीं हो जाता ना, तब तक वो रन करता ही रहेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये देखो CPU पे कितना लोड आ गया, 91%, 90% का लोड आ चुका है, और मेमोरी 2.6 GB तक यूज़ हो गई। मतलब जब तक मेरा रैम फुल्ली यूज़ नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐड करते रहेगा, मतलब तब तक ये फॉर लूप, इन्फिनाइट लूप जो है चल रहा है, चलते रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं चाहूँगा कि रैम बढ़ जाए, सो हम करेंगे Ctrl+C, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, आपको टर्मिनल उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो यू कैन यूज़ Ctrl+C। पंखा चलने लगा भाई। एंड अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यू कैन हियर द वॉइस ऑफ फैन। सो ये होता है अगर आप यूज़ करोगे कि इन्फिनाइट लूप को बिना किसी कारण के। सो इसको ऑब्वियसली अवॉइड करना समझदारी होगी। जो आपने अभी इन्फिनाइट लूप देखा उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो इन्फिनाइट लूप ना हो विदाउट यूजिंग कंडीशन। यानी कि यहाँ जो हमने कंडीशन नहीं, हाँ यहाँ पे जो हमने कंडीशन नहीं दिया है इसको, उसके बजाय मैं यहाँ कंडीशन नहीं दूंगा, ये कंडीशन के लेस, मतलब विदाउट कंडीशन वाला फॉर लूप रहेगा। बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ लिखूँगा, इफ़ स्टेटमेंट हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूँगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ कंडीशन हो, यानी कि जब तक वेरिएबल की वैल्यू 100 से कम है तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहे, ऐसा चाहता हूँ। और उसके बाद मैं लिख दूँगा ब्रेक, और ऑब्वियसली इसको मेरे को कर्ली ब्रेसेस में रखना पड़ेगा, एंड ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है एक जंपिंग स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली बात है, और ब्रेक का मतलब होता है कि करंट चीज़ को, हमने देखा ना स्विच केस में कि ब्रेक मतलब अभी जो भी चल रहा है उसको छोड़ो और निकल जाओ बाहर। तो जो भी है अगर ब्रेक स्टेटमेंट पे आ गया, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ओके मैंने कंडीशन थोड़ी सी वियर्ड दे दी है, कंडीशन देनी होगी अगर वेरिएबल की वैल्यू 100 हो गई, या फिर मतलब अभी 99 था तो अब समझो इसको 99 कर देता हूँ। तो अगर मेरी वेरिएबल की वैल्यू 99 हो गई तो ये ट्रू हो गया, मतलब 1 1 हो गए, 1 2 3 4 हो के ये ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये आएगा इसके अंदर, और जब ब्रेक एनकाउंटर होगा मतलब एग्जीक्यूट होने जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा, और फॉर लूप के अंदर है वो,
उसके अंदर इफ़ के अंदर है। अब ब्रेक के मतलब ब्रेक जैसे आएगा तो फॉर लूप जो है वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और फॉर लूप के बाद का प्रोग्राम जो भी बचा रहेगा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक फॉर लूप को इन्फिनाइट होने से, मतलब एक इन्फिनाइट लूप को एग्जीक्यूट होने से बचा लेगा। अगर हम उसको ऐसा कोई वेरिएबल देंगे, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन देंगे तो अभी अगर मैं रन करूँगा ना तो ये एक इन्फिनाइट लूप नहीं बनेगा। देखा, वेरिएबल 98 तक प्रिंट हुआ, अब 99 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? देखो क्या हुआ कि जब 99 हो गया वैल्यू इसका तो यहाँ पे आया और ब्रेक हुआ, सीधा ब्रेक लग गया, यानी कि सीधा बाहर निकल गया फॉर लूप के। यहाँ 99 प्रिंट होने के लिए वो आ ही नहीं पाए क्योंकि यहीं से टर्मिनेट होके सीधा यहाँ से बाहर निकल गया। अभी अगर मैं पहले प्रिंट स्टेटमेंट को रख दूंगा यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें 99 दिख जाएगा, समझ गए? अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं कोई ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ओके, अभी पहली चीज़ तो आप यहाँ पे भी कोड लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि आप कोड नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी मैं 150 कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ system.out, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग द लूप, या फिर सबसे मस्त रहेगा ब्रेकिंग द लूप, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे रन करूँगा तो लास्ट लिखने से पहले मेरे को ब्रेकिंग द लूप आ गया, ठीक है। अभी ये जो ब्रेक स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, उसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते आप, इन द सेंस अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट दिया हूँ तो इसके नीचे, यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट के नीचे अगर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा तो कंपाइल आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम का। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करो, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करो, या फिर आप रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब कोई भी जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ करोगे ना। अब हमने तो यहाँ पे इफ़ के अंदर रखा है, अब उसको इफ़ के अंदर ना रख के मैं डायरेक्ट फॉर लूप में भी डाल सकता हूँ, कहीं भी यूज़ सकता हूँ। को भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जैसे हमने स्विच केस में देखा था उसके नीचे हम कुछ नहीं लिख सकते, स्विच केस में शायद नहीं देखा था, बट अभी बता रहा हूँ मैं कि ब्रेक स्टेटमेंट या फिर कोई भी जंपिंग स्टेटमेंट के नीचे कोई भी कोड आप नहीं लिख सकते हो, वो लास्ट लाइन ही होना चाहिए कोई भी ब्लॉक के अंदर आपने लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो अभी इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंड फॉर नाउ इसको अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, सो नाउ 45655 तक प्रिंट हुआ, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर कोई फॉर लूप है जिसके पास कोई कंडीशन नहीं है तो सिंपली पहले बात तो इन्फिनाइट लूप बन जाता है, और अगर हम चाहते कि वो इन्फिनाइट लूप ना बने तो हम एक इफ और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, और उस इफ ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर हम एक कंडीशन दे देंगे जो कि टर्मिनेट करने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। देखो, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ये 3 कीवर्ड्स को जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं और ये एक टाइप का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। सो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के 3 टाइप्स है: डिसीजन मेकिंग, लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब तीसरा तरीका हमने देखा था कि एक फॉर लूप यूज़ करेंगे जिसके पास कोई अपडेशन ही नहीं होगा, तो उसका हम लोग सेम तरीके से हम ऐसा लिख देते, सेम फॉर लूप को मैंने लिया है, बस इसमें अपडेशन हटा दिया, जो ये वाला हमने यूज़ किया था जनरल फॉर लूप सेम लिया है, उसमें अपडेशन हटा दिया। ऑब्वियसली आपको सेमीकोलन यूज़ करना ही है, ठीक है। तो अभी जो है ये फॉर लूप के पास इनिशियलाइजेशन है, मतलब एक वेरिएबल दे दिया मैंने, उसके पास वैल्यू भी है और एक कंडीशन भी दिया, मतलब 10 तक ही चलना है, मतलब जब तक वैल्यू जो वेरिएबल की है लेस देन या इक्वल टू 10 है तब तक चलो। लेकिन अपडेशन नहीं हो रहा, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू है, मतलब वैर जो लिखा है यहाँ पे, उसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहने वाली थ्रू आउट दी प्रोग्राम, क्योंकि अपडेट ही नहीं होगा। और इससे के कारण क्या होगा कि वेरिएबल की जो वैर की जो वैल्यू है 1 है, ओके 1 है, यानी कि जो कंडीशन दिया हुआ है ये वाला कंडीशन वो ट्रू रहेगा। अब फर्स्ट इटरेशन में ट्रू है, अपडेट हुआ ही नहीं कोई वैल्यू, तो सेकंड में भी ट्रू है, थर्ड में भी ट्रू है, तो ऐसे इन्फिनाइट टाइम तक वो ट्रू ही रहेगा। और उसका सिंपल आप मतलब समझ ही गए होगे कि ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ऑब्वियसली इन्फिनाइट लूप होगा, और इसको मैं बंद कर देता हूँ नहीं तो फिर से मेरा पंखा चालू हो जाएगा।
और ऑब्वियसली अभी भी चालू ही है। सो अभी जो है इसमें 1 2 3 4 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अपडेट ही नहीं हो रहा है, तो 1 1 1 1 ही प्रिंट हो रहा है। तो जो नंबर है इनिशियलाइज वही प्रिंट होए जा रहा है। तो ये भी एक इन्फिनेट लूप ही हुआ और वो भी था एक इन्फिनेट लूप, और उसमें भी हमने इफ़ ब्रेक यूज़ करके उसको कंट्रोल किया था, है ना। तो सेम तरीके से इसको भी हम लोग एक इफ़ ब्रेक को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा सोच रहे हो आप? गलत बात है। हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है तो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है इफ ब्रेक से, हमें बस इसमें अपडेशन देना है ना। और वो कैसे कर सकते हैं? अरे सिंपल है ना, सिंपल असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं जो अरिथमेटिक अनरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों यूज़ करके हम अपडेशन कर सकते हैं ना। वैसे से हम अपडेशन कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ लूप के अंदर सीधा, ठीक है। तो सीधा लूप के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेर। तो इस बार चलो हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये 1, तो इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है ना। तो अब इसका मतलब क्या, ये इन्फिनेट लूप रहेगा कि नहीं। हम क्या लैग कर रहे थे ये वाले फॉर लूप में, जनरल फॉर लूप से अपडेशन लैग कर रहे थे। अब ये क्या है, एक अपडेशन आ गया ना। ओके, अभी आपको पहले वाला दिखाता हूँ। अभी इसको पहले कमेंट आउट करना से अनकमेंट करना पड़ेगा। तो अभी देखो, ये वाले फॉर लूप में हम क्या लैग कर रहे थे, कंडीशन लैग कर रहे थे। और कंडीशन लैग कर रहे थे इसलिए हमने एक इफ़ ब्रेक डाला, उसमें हमने कंडीशन दिया है कि फलाना नंबर हो जाए एक्स अमाउंट, जो भी नंबर दिया हमने या फिर जो भी कंडीशन हमें कंट्रोल करना है, अगर वो ट्रू हो चुका है तो उसी वक्त इमीडिएटली ब्रेक कर दो, मतलब लूप ख़त्म कर दो। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो अपडेशन देना था हमने अपडेशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम अलग से अपडेशन दे दिए। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल कंडीशन आ गया लूप के अंदर ही, जो कि यहाँ पे हमने फॉर लूप में यहाँ पे नहीं डाला है, यहाँ पे डाल दिया इफ ब्रेक यूज़ करिए। और सेम यहाँ पे अपडेशन यहाँ पे डालने की जगह हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो अब ये एक इन्फिनेट लूप नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा, अब ये इन्फिनेट लूप है। इन्फिनेट नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना। तो अब ये इन्फिनेट नहीं है। देखा, सिर्फ 10 तक प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 ही दिया है। तो इसको 100 करके देखते हैं, तो सिर्फ 100 तक प्रिंट होगा। और क्या ये सच में 1 से लेके 100 तक प्रिंट हुआ है? हाँ, 100 तक प्रिंट हुआ है। फिर से करते हैं, 100 तक प्रिंट हो गया। वैसे तो मैंने बोला था कि सिर्फ 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप को, मतलब जो एक था जनरल वाला फॉर लूप, एक था कंडीशन के बिना वाला फॉर लूप, एक था अपडेशन के बिना वाला फॉर लूप। लेकिन एक ऐसा फॉर लूप भी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और उसको मैं नल फॉर लूप भी बोलता हूँ। यानी कि हम आप फॉर लिखेंगे और सिंपली 2 सेमीकोलन दे देंगे बीच में, और यहाँ पे आप अपना कोड लिख दो। जैसे अगर मैं system.out.println लिखा और यहाँ पे लिख दूंगा इन्फिनिट। अब इन्फिनिट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्वियसली इन्फिनिट होगा। इसमें ना मैंने कोई कंडीशन दिया है, ना अपडेशन दिया, ना कोई वेरिएबल ही दिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा इन्फिनिट लिखा हूँ, और अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो ये इन्फिनिट वे में रन होते रहेगा। इसको मैं टर्मिनेट कर दिया। और इसको कंट्रोल करने का तरीका सेम है। अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो बाहर से, तो मतलब जैसे यहाँ पे हम अपडेशन यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ कर रहे थे, तो आपको यहाँ इस वाले फॉर लूप में नल फॉर लूप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको दोनों को फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा किसी ना किसी वे में। और ऑब्वियसली एक वेरिएबल को भी यूज़ करना पड़ेगा, फिर जो भी कंडीशन आप यूज़ कर रहे हो जिस वे में आप टर्मिनेट करोगे तो उस हिसाब से आपको उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक वेरिएबल यूज़ करना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, और क्या यूज़ कर सकते हो। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अलग से अपडेशन, अलग से इनिशियलाइजेशन और अलग से अपना कंडीशन, तीनों चीज़ को हैंडल करना होगा अगर आप नल फॉर लूप यूज़ कर रहे हो। तो थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है, बट अब ये है एक चीज़ तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इसका नाम दे देते नल फॉर लूप। क्या था ये? नल फॉर लूप। अब फॉर लूप को ख़त्म करने, मतलब फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ख़त्म करने से पहले कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड को अच्छे से यूज़ करना सिखा देता हूँ। तो इसको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं और एक नया फॉर लूप बनाएंगे। पहले यहाँ पे लिख दो ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है।
एक फॉर बनाया मैंने और इसमें वेरिएबल दे दिया मैंने, इसका नाम क्या दे, इसका नाम कॉपी रख लेते हैं। कॉपी इक्वल टू क्या दे दूँ लेट्स से 7, ओके। और इसको मैं रन करना चाहूँगा उल्टा, यानी कि जब तक वो 7 से पीछे जाएगा 7 1 तो 1 तक करना चाहूँगा मैं, ठीक है। और इस बार क्या यूज़ करेंगे हम, माइनस वाले यूज़ करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ कि इसमें क्या मैंने किया। अभी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक ही जगह पे हुआ है, कॉपी वेरिएबल करके 7 वैल्यू दे दी उसकी, ठीक है। अब कंडीशन दिया हुआ है कि जब तक वैल्यू 1 से ज़्यादा या फिर 1 के इक्वल है, ठीक है, ये कंडीशन दिया है मैंने। और यहाँ पे अपडेशन क्या दिया है कि 1 1 से इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया सिंपल सी बात। अब अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे जो हमने जनरल लूप दिया हुआ है, यहाँ पे ये कंडीशन की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अगर ट्रू लिख दूंगा ना ऐसे, तो ये ऑब्वियसली इन्फिनेट लूप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इन्फिनेट लूप कैसे, एक लूप इन्फिनेट कैसे बनता है, यानी कि उसके पास कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू हो रही है, तो क्या बन जाता है, एक इन्फिनेट लूप बन जाता है। अगर किसी के पास कंडीशन है ही नहीं तो उसका कंडीशन डायरेक्टली, इसका मतलब है ही नहीं, तो उसको अज्यूम मान लेता है कि वो ट्रू ही है कंडीशन, ठीक है। इसलिए कंडीशन लेस वाला जो प्रोग्राम था इसमें हमने कंडीशन नहीं दिया, मतलब कंडीशन लेस वाला जो फॉर लूप था उसमें हमने कंडीशन नहीं दिया था, इसलिए बार बार वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उसको, डायरेक्टली ऑब्वियसली उसको ट्रू मान के प्रिंट कर रहा था, बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था, इटरेशन इन्फिनिट टाइम हो रही थी उसकी इटरेशन। लेकिन अगर आप एक जनरल फॉर लूप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप कंडीशन देते हो, है ना, और कंडीशन क्या होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए। और अगर एक ऐसा कंडीशन दे रहे हो जो हमेशा ट्रू ही हो जा रहा है तो वो भी एक इन्फिनेट लूप बन जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ ट्रू लिख दूँ तो वो तो ठीक है, वो सब आप समझेगा कि आपने ट्रू लिखा है तो वो इन्फिनेट लूप हो रहा है। लेकिन मैं कुछ ऐसा कंडीशन दे दूँ कि जो हमेशा ट्रू ही होने वाला है तो वो भी एक इन्फिनेट लूप बन जाएगा। मतलब देखो अभी वैर की वैल्यू क्या है, 1 है, और मैंने कंडीशन क्या दे दिया कि जब तक वैर की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, ओके, या फिर इक्वल है, ठीक है। 10 से ज़्यादा है क्या, वो पहली बात जो कंडीशन चेक होगा ही नहीं, वैर 1 जो है 1 कंडीशन चेक होगा तो पहले ही फॉल्स है तो ये घुसेगा ही नहीं। अब मैंने ऐसा कंडीशन दे दिया कि जो हमेशा फॉल्स ही हो गया, अपडेशन के बाद जाएगा नहीं, तो पहले ही अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो घुसेगा नहीं, ठीक है, तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं वाला। अभी अगर मैं एक ऐसा कंडीशन दे दूँ, कंडीशन दे दिया मैंने ये, ठीक है, ये कंडीशन सही है, ऑलराइट। ये वाले कंडीशन में क्या होगा कि जो है 10 टाइम आराम से, मतलब ढंग से ये एक नॉर्मल फॉर लूप की तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनेट भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी अगर मैं कंडीशन को छेड़ दूँ ऐसे होने में कि हमेशा ट्रू रहे, अभी वैर की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और ऐसा कंडीशन कैसे कर सकते हैं कि अगर हमेशा ही ट्रू रहे, अब 1 है वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, भी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि वैर हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि 0 से ज़्यादा है, तो अगर अपडेशन होगा तो वो 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है वो। और इसका यही मतलब हो रहा है कि वो हमेशा ट्रू रहने वाला है कंडीशन जो दिया है हमने, तो हमने ऐसा छेड़ दिया कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होने वाला है, और इसकी वजह से एक इन्फिनेट लूप बन जाएगा ये। पहले बात इसको कमेंट कर देते हैं, और अगर मैं इसको रन करूँगा ना अभी तो एक इन्फिनेट लूप बन गया, इसको टर्मिनेट कर दो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वही अगर आप मतलब ऐसा कुछ छेड़छाड़ कर दो कि ये इन्फिनेट लूप बन जाए तो दिक्कत आ सकती है, कोई भी जनरल लूप इन्फिनेट लूप बन जाता है। वही अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, कैसा, अपडेशन को मैंने चेंज कर दिया, तो अगर आप अभी समझने की कोशिश करोगे, एक मिनट, हाँ, इसको ड्राई रन करके देखो कैसा रन हो रहा है, ओके, ठीक है, ये वाला मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद करके देखो। तो जो वैर 1 है, वैर की वैल्यू 1 है, क्या वो 0 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली है, तो पहले तो एक ट्रू है कंडीशन, एक टाइम रन होगा ये, ठीक है, एक टाइम रन हुआ, क्यों,
अभी इन्फिनेट नहीं बना क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन अपडेशन को चेंज कर दिया। अभी अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ ना तो देखो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि जो कंडीशन है स्टार्टिंग में ही फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? वैर की वैल्यू क्या है 1 और कंडीशन क्या दिया है वो 0 से कम है क्या वो? अरे 0 से ज़्यादा होती है वो, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो घुसेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो भी झुलझापाटा मैंने समझाने की कोशिश की शायद ये सेंसलेस बात ही हो गई, क्योंकि ये कॉमन सेंस में आप समझ सकते थे कि इन्फिनेट लूप कैसे हो जाएगा। क्योंकि मैंने 2 बार जो बताया ये अपडेशन और मतलब विदाउट अपडेशन और विदाउट कंडीशन वाला, तो उसमें आपको समझ आएगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा समझ के बता दिया तो इट्स ओके। अब कंटिन्यू और ब्रेक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये सिंपल एक फॉर लूप है नॉर्मल जनरल वाला, ठीक है। अभी इसमें मैं सिस्टम डॉट आउट करके ऑब्वियसली जो वेरिएबल है वो प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, ये प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो ये कैसा प्रिंट होगा? 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि हमने उल्टा फॉर लूप चलाया इस बार, मतलब हाई से लो जा रहे हैं हम लोग। तो ये प्रिंट हो गया, ओके। अभी मैं क्या करूँगा? ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, लेकिन डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा तो जैसे वो घुसेगा वैसे ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट दूंगा ना, पहली बात तो इसको नीचे रखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट दूंगा ना तो एक भी बार एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, मतलब एक बार एग्जीक्यूट होगा क्योंकि पहले घुसेगा 7 आया फिर ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये जो ब्रेक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको एक इफ़ के अंदर डालना पड़ेगा, और उस इफ़ को मैं यहाँ पे लिखा, और वो कंडीशन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर लूप है वो लेट्स से 4 तक ही चले, तो जब 4 होगा तो ब्रेक कर देने बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब 4 हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ भाई ब्रेक हो जा तू, मुझे और नहीं चलाना है तेरे को। तो 7 6 5 4 बस इतना प्रिंट होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। 7 6 5 4, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब सिंपली जो भी चल रहा है छोड़ो उसे, सीधा तोड़ दो, ब्रेक ब्रेक होता है। अभी कंटिन्यू नई चीज़ है। अब अगर यही चीज़ को मैं कंटिन्यू यहाँ पे लिख दूँ, कंटिन्यू, ठीक है। अब 7 6 5 4 में क्या होगा? 7 6 5 तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 4 में क्या होगा? 4 में कंटिन्यू का मतलब क्या? ब्रेक हो जाएगा या क्या होगा? तो पहले रन करके देखते फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था? सीधा टर्मिनेट कर दे रहा, लूप को टर्मिनेट कर दे रहा था, टर्मिनेट। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू करता है उस करंट इटरेशन को स्किप, इन द सेंस जब कंटिन्यू के पास आया, पहली बात तो मेरे को ये करना चाहिए था, हाँ पहले तो एक बार ऐसे चेक करते हैं, मतलब एक इफ ब्रेक लिखा है मैंने जो, उसके ऊपर एक बार प्रिंट होगा नंबर वही वाला और उसके नीचे एक प्रिंट होगा, मतलब 7 7 6 6 5 5 4 ब्रेक, दूसरी बार 4 प्रिंट नहीं होना चाहिए। 7 7 6 6 5 5 4 ब्रेक। अभी अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं ना, कंटिन्यू, तो क्या होगा कि जो 4th नंबर वाला इटरेशन होगा, मतलब जब कॉपी की वैल्यू 4 होगी तब स्किप हो जाएगा, लेकिन स्किप वही पार्ट होगा जो उसके नीचे का होगा, उसके ऊपर वाला पार्ट तो तभी इनकाउंटर ही नहीं हुआ। मतलब जब कंटिन्यू पे आया हमारा कंट्रोल फ्लो तब तक तो प्रिंट हो चुका था 4। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अभी देखो 7 7 6 6 5 5 4 एक बार प्रिंट हुआ, फिर वापस 3 3 2 2 1 1। तो अगर मैं इसको उठा लूँ ये कंटिन्यू को और सीधा यहाँ पे लग दूँ, तो जैसे फॉर लूप में अगर हमारा कंट्रोल घुसेगा, कंट्रोल फ्लो, तो पहले वो चेक करेगा क्या कॉपी की वैल्यू 4 है फिलहाल, नहीं है तो ठीक है आगे जाओ। जैसे 4 होगा ना वो कंटिन्यू पे चला जाएगा, मतलब कंटिन्यू इनकाउंटर होगा, इफ के अंदर घुसेगा तो कंटिन्यू इनकाउंटर होगा, और कंटिन्यू क्या बोलेगा? ये वाला इटरेशन स्किप कर दो, तो यहाँ से सीधा जंप मार के वापस से अपडेशन पे आ जाएगा वापस, और कॉपी की वैल्यू 3 हो जाएगी, वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें 4 4 2 बार प्रिंट किया, एक भी बार प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा 7 7 6 6 5 5 4 4 गायब हो गया, 3 3 2 2 1 1। सो यू गेट द पॉइंट कि कंटिन्यू क्या करता है? वो करंट इटरेशन को स्किप करता है, लेकिन उसी पार्ट को स्किप करेगा जो उसके नीचे होगा, उसके ऊपर रहेगा जो उसको स्किप नहीं कर पाएगा वो। और ब्रेक क्या करता है? ब्रेक भी सेम चीज़ करता है। ब्रेक क्या करता है कि ब्रेक जो है
प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कोड, उसके ऊपर अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद ही वो इफ में घुस रहा है ना, मतलब ब्रेक में घुस रहा है। तो उसके नीचे जो ब्रेक के नीचे अगर मैंने कंटेंट लिखा है, जैसे यहाँ पे ब्रेक अगर कर दूं मैं इसको, तो इसके नीचे वाला कंटेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, तब तक ब्रेक हो जाएगा टर्मिनेशन, मतलब फॉर लूप। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू जंपिंग स्टेटमेंट। अब जो तीसरा रिटर्न जंपिंग स्टेटमेंट था, रिटर्न वाला, वो फिलहाल अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो मोस्टली यूज़ होता है फंक्शंस में, यानी कि मेथड्स में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऊप्स। सो अभी के लिए वो छोड़ देते। तो जाने से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ब्रेक और कंटिन्यू का इतना डिफरेंस है। ब्रेक जो है करंट इटरेशन पे अगर आया तो पूरा लूप ही टर्मिनेट कर देता है, बाकी कितनी भी इटरेशन बाकी हो डजेंट मैटर। कंटिन्यू क्या करते हो, करंट इटरेशन को स्किप मार देता है। ओके, दैट्स द डिफरेंस। हमने अच्छे से समझा कि फॉर लूप किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है, और इवन मैंने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी फॉर लूप के साथ यूज़ करके बता दिया। बट जैसा कि हमें पता है वाइल लूप और डू वाइल लूप दो और तरीके के लूप्स बाकी है, तो एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली दोनों का नाम सेम है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही वर्क करते हैं। तो पहले देखते हैं वाइल लूप को। एक नॉर्मल वाइल लूप जो होता है वो सिंपली एक कंडीशन लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट ऑफ कोड हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है हम उसे रिपीट करवाते हैं। एज पर दी कंडीशन वो रिपीट होता है। एंड ऑब्वियसली हमें इनिशियलाइजेशन उसके बाहर, मतलब लूप के पहले करना होगा, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल जो हम कंडीशन के बेस पे यूज़ करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली जो अपडेशन है वो लूप के अंदर होगा, वरना वो ऑब्वियस सी बात है एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। एक सिंपल वाइल लूप कैसा दिखेगा? एक नॉर्मल वाइल लूप कुछ ऐसा दिखेगा। पहली बात तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से x, ठीक है, x करके एक वेरिएबल बना लिया मैंने और उसको इनिशियलाइज कर लिया मैंने, बिकॉज हमारे पास कोई तरीका नहीं है वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइज करने का, जैसे हमारे पास फॉर लूप के पास था। वाइल लूप सिर्फ एक कंडीशन ही ले सकता है एंड उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है। वाइल लूप के बाद बस मैं एक कंडीशन दे दूंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, बस। और ये कंडीशन लेट्स से मैं अगर देता हूँ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब सिंपली हम जो प्रिंट करना चाहते हैं 10 तक प्रिंट करने के लिए यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln दे दूँगा और यहाँ पे x को प्रिंट करने के लिए x लिख दूँगा। तो अभी जो फिलहाल वाइल लूप लिखा हुआ है, एक ये इसके पास कोई अपडेशन है नहीं। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे किया है और उसी वेरिएबल को कंडीशन के बेस पर यूज़ किया और उसी को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली एक इन्फिनिट लूप हो जाएगा। और इस बार क्योंकि अपडेशन नहीं हो रहा है, तो जैसे हमारा फॉर लूप में नो अपडेशन वाला फॉर लूप था, जो नो अपडेशन वाला भी, इसमें अपडेशन नहीं था, तो जिसमें 1 1 1 1 बार बार प्रिंट हो रहा है, तो इसमें हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है वेरिएबल को x को, तो इसलिए ये भी एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा जिसमें सिर्फ बार बार 1 1 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा इन्फिनिट लूप बन जाए। वाइल लूप इतना प्यारा सा दिख रहा है और ऑब्वियसली नॉर्मल वाइल लूप सीखने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे एक अपडेशन दे देंगे और मैं सिंपली यहाँ पे x++1 लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, एक नॉर्मल वाइल लूप बन चुका है जिसके पास अपना इनिशियलाइजेशन तो है, लेकिन वो इंटरनल नहीं है, मतलब वाइल के पास खुद का नहीं है। उसके पहले क्या हुआ है, खुद का कंडीशन है और वाइल लूप के अंदर ही हमने अपडेशन करके रखा है। ठीक है, तीनों चीज़ इसके पास है। अब वाइल लूप का एग्जीक्यूशन, मतलब वाइल लूप का जो कंट्रोल फ्लो चलता है वो थोड़ा अलग चलता है एज कम्पेयर टू फॉर लूप, तो उसको देखते हैं। सो पहले तो हमने यहाँ पे इंट का एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू 1 और वाइल लूप उसके बाद लिखा हुआ है। वाइल के अंदर कंडीशन होती है, सिंपली वाइल के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन लेने की कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन और अपडेशन आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अलग से आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने अलग से एक इनिशियलाइजेशन किया हुआ है और अलग से हमने अपडेशन किया हुआ है फॉर लूप के अंदर ही, वाइल लूप के अंदर, आई मीन टू से वाइल लूप के अंदर, सॉरी। सो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन दिया हुआ है, x इज लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन है। और फिर यहाँ पे वाइल लूप के अंदर है, वाइल लूप ब्लॉक के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि मैं सपोज टू प्रिंट द करंट इटरेशन, करंट वैल्यू ऑफ द x
एंड एक्स प्लस प्लस करके एक अनरी ऑपरेटर यूज कर लिया हमने, अरिथमेटिक अनरी ऑपरेटर विच विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1। वाइल लूप का और फॉर लूप का, जो फॉर लूप है उसमें कैसा था, फर्स्ट इटरेशन और सेकंड, फर्स्ट के बाद जितने भी इटरेशन होंगे उनमें अलग वे में यूज कंट्रोल फ्लो रहता था। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता था, यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होता, सीधा कंडीशन चेकिंग से स्टार्ट होता था। लेकिन वाइल लूप में ऐसा कुछ नहीं है। वाइल लूप का एग्जीक्यूशन जो होता है, कंट्रोल फ्लो जो रहता है, स्टार्टिंग से ही कंडीशन चेकिंग होती है और हर एक इटरेशन में होगा, फर्स्ट इटरेशन हो या लास्ट इटरेशन हो या कोई भी इटरेशन हो, ऐसे ही होगा। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, और कोड एग्जीक्यूट खत्म हो गया, कोड पूरी तरह एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि वाइल लूप का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसके बाद अपडेशन होगा। एंड अपडेशन हो गया तो पूरा वो करंट इटरेशन जो था, फर्स्ट हो या सेकंड हो जो भी हो, वो कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद सेकंड नया, उसके बाद वाला इटरेशन चालू होगा, एंड देन कंडीशन चेक होगा, और फिर वही सेम, फॉल्स हुआ तो टर्मिनेट, अगर ट्रू हुआ तो लूप में चलते रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, 1 है, और अभी फर्स्ट इटरेशन के हिसाब से पहले कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, और क्या ये कंडीशन ट्रू है? ऑब्वियसली ये ट्रू है। तो फर्स्ट इटरेशन के हिसाब से, यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा ही नहीं ना, तो फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो उस हिसाब से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। और ये अपडेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली दी हुई है, मतलब मैंने खुद से दी है, तो ये अपडेशन जो है वो वाइल लूप के पास खुद का नहीं है। तो अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो अपडेशन जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे फॉर लूप में क्या था कि अपडेशन एग्जिस्ट करता है, जनरल फॉर लूप में, नॉर्मल फॉर लूप में जो कंडीशन अपडेशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, और इसलिए अपडेशन यहाँ लिखना वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे अपडेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेशन अपने से डाला हुआ है, अगर अपडेशन नहीं डालूंगा तो लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, वरना अगर देखा जाए तो कोड एग्जीक्यूशन के बाद सीधा ये यहीं से यहाँ पे चला जाता, मतलब इतना सही लूप है इसका, वाइल लूप का। कोड एग्जीक्यूशन है, अपडेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटर्नली डाला हुआ है, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली डालने के कारण यहाँ पे जो है अपडेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो प्रिंट हुआ, एंड देन 1 की वैल्यू प्लस हो गई 1 से, मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो गई तो 2 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 2, एंड फर्स्ट इटरेशन खत्म। अब सेकेंड इटरेशन आ गया, एंड कंडीशन चेक हो गई, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है, और ट्रू है अगर तो प्रिंट होगा, मतलब कोड एग्जीक्यूशन होगा, और कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से यहाँ 2 प्रिंट होगा। एंड अगर 2 प्रिंट हो गया तो उसके बाद सीधा सेकेंड लाइन वाला एग्जीक्यूट होगा, जो कि x प्लस प्लस, यानी कि 2 + 1 = 3, और 2 + 1 = 3 के हिसाब से हमारा कंडीशन जो है, मतलब कोड एग्जीक्यूशन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गया। कोड एग्जीक्यूशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमारा फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, और इसका मतलब यही हुआ ना कि थर्ड इटरेशन में हम जाएंगे। पर पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, पहले होगा कंडीशन चेक, और कंडीशन अगर चेक करोगे तो कंडीशन क्या है, ट्रू ही है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, और ये ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो हमारा एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा कोड का, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 + 1 हो जाए 4, तो एक्स की करंट वैल्यू क्या आ गई 4। ऑलराइट, एंड थर्ड इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ इटरेशन की बात आ गई, एंड फोर्थ इटरेशन के हिसाब से करंट वैल्यू क्या होगी 4, तो इसके हिसाब से कंडीशन बन गया 4 लेस देन इक्वल टू 10, और ये है ट्रू, और ये अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, जो 4 होगा, एंड देन 4 + कितना होता है, मतलब x प्लस प्लस, जो कि x की वैल्यू 4 है, तो 4 ++ से यानी कि 5 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑलराइट, एंड फोर्थ इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब आएगा फिफ्थ इटरेशन, एंड फिफ्थ इटरेशन के हिसाब से हम पहले कंडीशन चेक करेंगे, पहले घुसने से पहले, एंड कंडीशन जो कि ऑब्वियसली ट्रू होने वाली है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन एंड इट्स ट्रू, और अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा, कोड एग्जीक्यूशन यहाँ से 5 होगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ओके, इसको थोड़ा सेपरेट कर दे। एंड अब आ गया सिक्स्थ इटरेशन। सिक्स्थ इटरेशन के हिसाब से 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10 वाली कंडीशन बन रही है, एंड इट इज ट्रू, इसका मतलब कोड एग्जीक्यूट होगा 6, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, बिकॉज दिस इज द लाइन मेकिंग वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, और ये लाइन है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट का काम कर रहा है। एंड सिक्स्थ इटरेशन हो गया सक्सेसफुली, अरे यार सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सेवेंथ इटरेशन की बात आती है अभी, एंड
तो 7th इटरेशन की बात आ रही है एंड 7th इटरेशन के पहले कंडीशन क्या बन जाएगी, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10 बिकॉज करंट वैल्यू ऑफ एक्स इज 7। तो इस हिसाब से कंडीशन क्या है, कंडीशन है ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा एंड पहला क्या है 7 आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंड नाउ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी एंड सक्सेसफुली कोड 7th इटरेशन तक पूरी तरह रन हो चुका है एंड नाउ 8th इटरेशन की बात आ रही है। नाउ 8th इटरेशन इज सपोज टू मेक द कंडीशन लाइक दिस 8 इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंडीशन हमारा ट्रू है, TRUE ट्रू एंड इसका मतलब हुआ कि हमारा 8th इटरेशन एग्जीक्यूट होगा यानी कि पहला ये प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा 8 एंड नाउ एक्स की वैल्यू क्या हो गई 9 एंड दैट मेक्स कि 9th इटरेशन पे हमारा कोड आएगा। लेकिन उसके पहले 9th इटरेशन में घुसने से पहले हमारा कोड चेक होगा और चेक होगा कंडीशन अभी फिलहाल है 9 इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ऑब्वियसली ट्रू करंट अभी तक एंड अगर ये ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट के लिए 9 आ जाएगा यहाँ पे और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10 एंड अभी 10th इटरेशन में जा रहे हैं हम लोग एंड करंट कंडीशन क्या बन गई 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ऑब्वियसली ट्रू विच मेक्स की प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा 10 और 10 ये सेकंड लाइन जो है वो बना देगा एक्स की वैल्यू 11। अब 11th कंडीशन 11th इटरेशन में घुसने से पहले जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10 विच इज ऑब्वियसली FALSC फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स निकलती है तो टर्मिनेट हो जाता है। तो इतने बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का सिंपल मतलब है कि कोड इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा और दिस इज द ओनली आउटपुट विच विल यू गेट एंड दैट्स द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम दिस कोड स्निपेट। जो ये वाइल लूप का कोड है इसका इतना ही आउटपुट आने वाला है और 10 के आगे कुछ नहीं होगा। एंड अगर आप इसके बाद एक्स की वैल्यू चेक करने की कोशिश करोगे मतलब बिकॉज यहाँ पे हमने डिक्लेयर करके इनिशियलाइज नहीं किया है तो इसके बाद जो एक्स की वैल्यू होगी वो फिलहाल 11 ही रहने वाली है। सो दैट्स मतलब अगर फाइल लूप के बाद आप चेक करोगे कि एक्स की वैल्यू क्या है तो हो जाएगी 11 और ये आउटपुट आपको दिखेगा जो हमने ये कोड रन किया उसके हिसाब से। ऑलराइट, बाय बाय। तो अगर इसको मैं रन करूँगा तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। वही अगर मैं इसको उड़ा दूँ यानी कि कमेंट ही कर दूँ तो एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा जो कि बार बार 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा। तो इसको टर्मिनेट करना उचित है। तो ये हो गया एक नॉर्मल वाइल लूप और हमने ये भी देख लिया कि एक अपडेशन लेस वाइल लूप कैसे इन्फिनाइट लूप बन जाता है। अब एक और तरीका है आप वाइल लूप को इन्फिनाइट लूप कर सकते हैं और वो आपने शायद से समझ लिया होगा विच चीज़ कि हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो ऑब्वियसली हमेशा ट्रू हो ऐसा कर दो या फिर सिंपली यहाँ पे ट्रू लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू ही है तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। कैसे फॉर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो, वैसे वाइल लूप भी तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो और तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारा ट्रू रहता है कंडीशन। दोनों में ऐसा ही होता है, हर एक लूप में ऐसा ही होता है और हर एक कंडीशन वाला स्टेटमेंट यानी कि इफ़ एल्स में भी ऐसा ही होता है। जब ट्रू होता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है ना। तो हमें अभी जो आपको सामने दिख रहा है इसमें ये रखूँ या ना रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं रखूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्लस प्लस होते होते रहेगा, वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा और इसको उड़ा दूंगा तो 1 1 वाला इन्फिनिट लूप बन जाएगा। ठीक है, एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ इन्फिनिट लूप बन जाता है। तो दो तरीके मैंने बता दिए इन्फिनिट लूप आप कैसे बना सकते हो वाइल लूप को भी। और नॉर्मली आप अगर अच्छा खासा वाइल लूप बनाना चाहते हो एक अच्छा ऐसा खासा कंडीशन दे दो जो कभी ना कभी रुक जाएगा तो आपको एक नॉर्मल वाइल लूप बन जाएगा। तो हम यही वाइल लूप को नॉर्मल वाइल लूप को यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग टेबल और इस बार हम लोग टेबल किसका प्रिंट करेंगे जो एक्स नंबर रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहली बात तो दो वेरिएबल लगेंगे, एक तो एक नंबर वाला वेरिएबल और एक जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। तो एक काम करते हैं एक नंबर वाला वेरिएबल बना लेते हैं और इसको नम इक्वल टू लेट्स से 4। ठीक है, एक नंबर वाला वेरिएबल बन गया और एक्स को मैं अपडेट करते रहूँगा और इसी में मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो सेम स्टेटमेंट को हमें यूज़ करना होगा यहाँ से उठा के, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ ना। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नम। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत दिख रही है आपको। एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो टाइम्स वाला वैल्यू था वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है 10 तक। वही चाहते हैं हम
वही हो रहा है, तो वो वही प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं ऐसा लिख दूँ जो स्टेटमेंट हमने लिखा था, अब ये वाले एक्स वेरिएबल को और ये वाले एक्स को कंफ्यूज मत हो जाना, ये टाइम्स वाला है और ये जो हम लोग मल्टीप्लाई में एक्स लिखते हैं वो लिखा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ। तो अब शायद से कन्फ्यूज़न हट गया होगा। तो अभी यहाँ पे था इक्वल टू, और इट्स रिकमेंडेड कि आप ब्रैकेट यूज़ करो तो अच्छे से रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो सकती है। मतलब समझ लो ना, ब्रैकेट रहेगा तो सेफ रहेगा आपका कोड। अब क्योंकि ये वाइल लूप है और फॉर लूप की तरह इसमें हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते। टेक्निकली कहने की मेरा मतलब है कि हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते कोई भी वेरिएबल को, इसलिए हमें पहले एक लाइन पहले या फिर कितने भी लाइन पहले फॉर लूप वाइल लूप जो हम यूज़ करने वाले हैं उसके पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा जो जो वेरिएबल हमें यूज़ करना है एज अ कंडीशन, और फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने टाइम्स वाला वेरिएबल जो मैं यूज़ करने वाला है एज अ कंडीशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम्स वाला वेरिएबल पहले डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया। ऑब्वियसली इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा अगर यूज़ कर रहे तो। एंड नम वाला वेरिएबल जो कि टेबल का बेसिकली अगर मैं 4 दिया हो तो 4 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, या फिर जो भी नंबर दूंगा उस हिसाब से उसका टेबल प्रिंट होना चाहिए। इसके हिसाब से मैंने एक इंट का वेरिएबल नम वाला नम इक्वल टू 4 करके, सो मैं कह रहा था कि नम इक्वल टू 4 करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो दो टेक्निकली इंट के वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं। एंड नाउ कंडीशन क्या दिया हुआ है कि, तो अगर देखा जाए तो इसका कंडीशन क्या दिया हुआ है, टाइम्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि जब तक टाइम्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो तब तक हमें कोड को एग्जीक्यूट करते रहना है, मतलब वाइल लूप को तब तक हमें रन करते रहना है, रन करते रहना है, रन करते रहना है। दैट्स द मीनिंग बिहाइंड द कंडीशन। एंड यहाँ पे दो स्टेटमेंट यूज हुए हैं यहाँ पे। एक तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज है जो कि ऑब्वियसली बेस ऑफ टेबल यूज करके देगा, मतलब प्रिंट करके देगा। एंड टाइम्स प्लस प्लस जो कि एक ऑब्वियसली अपडेशन के रूप में यूज हुआ है, बिकॉज वाइल लूप के पास खुद का अपडेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका फर्स्ट इटरेशन कैसा जाएगा, तो पहले तो सबसे पहले बात होगी कंडीशन चेक होगी, जो कि कंडीशन क्या दी है ये दी है, और अभी फिलहाल 1 है इसकी वैल्यू, और उस हिसाब से अगर मैं कंडीशन बनाऊंगा तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंडीशन जो है वो ट्रू है, और जब अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होने जाना रहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट करने जाओ, और अगर फॉल्स होगी तो टर्मिनेट कर दो। तो कोड एग्जीक्यूट होने जाएगा, और कोड क्या लिखा हुआ है, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक टाइम्स प्लस प्लस दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज 1 बाय 1 जाता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए तो यहाँ पे होगा 5, ओह 5 याद है मेरे को, तो यहाँ पे होगा 4, ये 4 होगा बिकॉज दम की वैल्यू 4 ही रखी है हमने, और फिर x आ जाएगा, और टाइम्स क्या है 1 है अभी, और ये इक्वल टू, और 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 ही होता है। सो ये है आउटपुट का पैनल, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ होगी आउटपुट में ये प्रिंट होगी एज एक्सपेक्ट, हम लोग ये करेंगे। सो नाउ अब हमारा फर्स्ट इटरेशन का पहला पार्ट हो चुका है, फर्स्ट कोड एग्जीक्यूशन का पहला स्टेटमेंट हो चुका है, और टाइम्स प्लस प्लस करेंगे, यानी कि जो टाइम की वैल्यू है वो हो जाएगी अभी फिलहाल 2 हो जाएगी। और यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन फिर से लिखना मैं भूल गया, एंड दिस इज द फर्स्ट इटरेशन खत्म हो गया। अब आएगा सेकेंड इटरेशन में, तो सबसे पहले चीज क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन चेक होने के लिए जो ये कंडीशन है उसी हिसाब से कंडीशन की वैल्यू, अभी टाइम्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो कंडीशन जो बन जाएगा हमारा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 बन जाएगा। और इसका मतलब हो रहा है कि कंडीशन अभी क्या है, अभी कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन एग्जीक्यूट होने जाएगी, कोड एग्जीक्यूशन होगा। जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूशन होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो कोड एग्जीक्यूशन होगा, कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से प्रिंट स्टेटमेंट आएगा। तो 4 इंटू टाइम्स, टाइम्स क्या है 2 है, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। तो ये प्रिंट हो गया, सेकेंड इटरेशन का पहला चीज हो गया। और एक कोड एग्जीक्यूशन का भी जो ये चीज है, यानी कि टाइम्स प्लस प्लस, जो कि हमारे टाइम्स की वैल्यू को कितना बढ़ा देगा, बना देगा 3। नाउ टाइम्स की वैल्यू हो गई 3। अब हो गया सेकेंड इटरेशन खत्म, और थर्ड इटरेशन में हमारा हो गया कोड घुस गया। सो अभी हमारा कंट्रोल फ्लो देख रहा है कि टाइम्स की वैल्यू इतनी है 3, और कंडीशन क्या है 3 टाइम्स इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। और इस हिसाब से हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है। और अगर ट्रू बन रहा है तो हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और कोड एग्जीक्यूट के हिसाब से 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 ये प्रिंट होगा। एंड अब क्या होगा, टाइम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ओके, ये हो गया थर्ड इटरेशन खत्म। अब फोर्थ इटरेशन की बात आ जाएगी। अब फोर्थ इटरेशन में घुसने से पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा।
तो अभी वैल्यू कितनी है 4 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ये बन गई और ये क्या है ट्रू है। और जब एक ट्रू होगी तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ये हो जाएगा प्रिंट। एंड अब टाइम्स की वैल्यू कितनी से इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से और क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। फोर्थ इटरेशन कंप्लीटेड एंड नाउ फिफ्थ इटरेशन। सो फिफ्थ इटरेशन में क्या सीन होगा कि फिर से कंडीशन चेक होगा फिफ्थ इटरेशन में घुसने से पहले। एंड नाउ कंडीशन क्या बन गई है 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10 बिकॉज करंट वैल्यू 5 है टाइम्स की। एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू 10 के हिसाब से कंडीशन क्या है फिलहाल ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाता है स्टेटमेंट, मतलब कोड एग्जीक्यूशन होता है। और हमारा पहला कोड क्या है एग्जीक्यूशन का प्रिंट स्टेटमेंट है 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। वैसे तो अगर ये 4 इंटू 10 तक ही होगा, आई मीन टू से कि ये वैसे तो ये 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 तक ऐसे ही चलने वाला है। उसके बाद फॉल्स हो जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन मैं एक एक बता देता हूँ। सो ये हो गया। और टाइम्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसकी वजह से 1 से इंक्रीमेंट और 6 बन जाएगा टाइम्स का वैल्यू। एंड नाउ फिफ्थ इटरेशन इज सक्सेसफुली खत्म हो गया और सिक्स्थ इटरेशन अभी आएगा। फिफ्थ खत्म हो तो सिक्स्थ ही आने वाले, ऑब्वियसली बात है। एंड नाउ कंडीशन बन गई है 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10 विच इज ट्रू। और ट्रू है तो ऑब्वियसली ये 4 इंटू 6 इंटू 24, ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। एंड नाउ टाइम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम्स की वैल्यू बन जाएगी 1 से इंक्रीमेंट और 6 प्लस 1 कितना होता है 7 होता है। एंड सेवन्थ इटरेशन क्या अभी होगा, मतलब 6th इटरेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आएगा 7th इटरेशन। 7th इटरेशन क्या कह रहा है कि 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है और ये ट्रू है तो इसके हिसाब से कोड एग्जीक्यूट होगा। और कोड एग्जीक्यूट होगा तो 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, ठीक है। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि है टाइम्स प्लस प्लस विच मीन्स कि 7 प्लस 1 और टाइम्स की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 8। 7th इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब 8th इटरेशन आएगा। 8th इटरेशन में क्या होगा कि कंडीशन क्या बन जाएगी 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10। और अगर 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है और इसका मतलब हो गया कि 4 इंटू 8 इक्वल टू 32, ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। और टाइम्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी यानी कि 8 प्लस हो जाएगा 9 और ये 8 इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब 9th इटरेशन में घुसेगा प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो और 9th इटरेशन के हिसाब से कंडीशन क्या बन रही है 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10 और ये कंडीशन भी अभी भी ट्रू ही है। और ट्रू है तो इसके हिसाब से कोड एग्जीक्यूशन होगा और कोड एग्जीक्यूशन के हिसाब से 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 आ जाएगा। एंड नाउ टाइम्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 10। एंड नाउ 10th इटरेशन इज लेस एंड इस हिसाब से 9th इटरेशन कंप्लीट हो गया और 10th इटरेशन में आ गए हम लोग। और ये जो 10th इटरेशन है उसमें कंडीशन क्या बन रही है 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ये क्या है ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूशन होगा 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। एंड नाउ टाइम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से इंक्रीमेंट विच इज 11। एंड अब 11th में घुसेगा, लेकिन 11th में घुसने से पहले क्या होगा कंडीशन चेक होगा और फिलहाल कंडीशन क्या है 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ऑब्वियसली फॉल्स। एंड एज वी ऑल नो कि फॉल्स अगर कंडीशन होगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा और टर्मिनेशन का मतलब यही हुआ कि हमारा कोड यहीं तक एग्जीक्यूट होगा, यहीं तक हमारा प्रोग्राम फॉर लूप चलेगा, वाइल लूप है, सॉरी फॉर लूप बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये वाइल लूप है और ये वाइल लूप यहीं तक चलेगा। और इसका मतलब यही हुआ कि अगर फॉल्स हो गए तो टर्मिनेशन। एंड ये जो दिख रहा है आपको यही एक्सपेक्टेड है प्रिंट होने का। और जो ये वाइल लूप का कोड है उसके हिसाब से हमारा प्रोग्राम जो आउटपुट देना चाहिए वो ये देना चाहिए। दैट्स ऑल। सो ये जो है 4 का टेबल प्रिंट करना चाहिए। रन करके देखते हैं। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। ग्रेट। 14 का टेबल प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। एंड मेरे को नहीं आता 14 का टेबल तो मैं इसको चेक भी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट जोकिंग। तो सेम काम हमने फोर लूप से किया था, अब ये वाइल लूप से करके दिखा दिया। अब डू वाइल लूप आखिर है क्या चीज़ वो देखते हैं। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप का नाम जैसे सेम है वैसे काम भी सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है कि डू वाइल लूप में आप जो कोड दोगे ना, सिंटैक्स बाद में देखते हैं, जो कोड दोगे ना इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंडीशन
वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। वाइल लूप और फॉर लूप में क्या सीन है कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी उसके अंदर घुस के जो भी एग्जीक्यूशन करना है उसको वो करता था, लेकिन डू वाइल का थोड़ा सीन अलग है। वो फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधा एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, पहले तो हम लोग डू लिखते हैं और फिर उसके अंदर जो भी कोड हमें रिपीट करना है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ और सेम वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, नहीं यहाँ के लिए अलग बनाते हैं, एंड एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, लेट्स से इंट वाई इक्वल टू 1, ठीक है। 1 क्यों, हर बार 1 ही क्यों ले रहे हैं हम, 56, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया मैंने, उसका वैल्यू नाम है वाई और वैल्यू दी मैंने 56 और उसी को प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। ये कर दिया मैंने। अभी डू तो लिख दिया हमने, और डू मतलब जो डू के अंदर रहता है वो कोड रहता है जो हमें एग्जीक्यूट करना है बार बार, ठीक है। अब वाइल जो है डू के बाद लिखना होता है, डू लिख दिया मैंने यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल, और वाइल के पास जैसे यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं वैसे यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा। जो मेरे वाई की वैल्यू है 56 मैंने रखी है, तो मेरे को कंडीशन देना पड़ेगा कुछ ऐसा जो उसको हैंडल कर सके। तो जब तक वाई की वैल्यू लेट्स से 25 से ज़्यादा या लेस है, मतलब इक्वल है, 25 से ज़्यादा इक्वल है, तब तक वो रन करो। और अभी आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना ज़रूरी है, ठीक है। सेमीकोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो सोचेगा कि आप एक वाइल लूप यूज़ कर रहे हो, कंपाइलर को लगेगा कि आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद का कर्ली ब्रेसेस आपने दिया नहीं है, और जो ये डू लिखा है वो किसका है वो आप कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा तो एरर दे देगा, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, पहले इसको कमेंट कर देते हैं। अभी मैं रन करूँगा ना, सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सेमीकोलन दे दो। अभी जो प्रिंट होगा 56 से लेकर 25 तक प्रिंट होगा, इतना तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन अभी नहीं होगा वो, क्योंकि हमने अपडेशन नहीं डाला यार, इतना सिली मिस्टेक कैसा कर सकता हूँ मैं, अपडेशन डालना पड़ेगा ना। अब होगा 56 से 25 प्रिंट, ठीक है, सिंपली हो गया प्रिंट। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कंडीशन दूँ जो कि हमेशा फॉल्स रहेगा, लेट्स से इसको मैं सीधा फॉल्स लिख देता हूँ, अभी ये कंडीशन ही फॉल्स है, चेक करने के लिए कुछ है नहीं, सीधा फॉल्स है, तो इसका मतलब एक भी बार प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन 56 प्रिंट होगा, क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि वो एक टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है। डू वाइल का लॉजिक ही ऐसा ही है कि अगर उसके अंदर कोड लिखा है मैंने तो एक बार वो एग्जीक्यूट करके देगा भाई, सीधी बात है, ठीक है। अब डू वाइल का एक प्यारा सा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि होता है मेन्यू ड्रिवन एग्जांपल। जैसे देखो हमने जो अरिथमेटिक वाला ऑपरेशन वाला जो प्रोग्राम स्विचेस यूज़ करके लिखा था, वो सेम प्रोग्राम को हम लूप में यूज़ कर सकते हैं। मतलब यूज़र से मैं बार बार बोलूँगा कि नंबर डालो, चूज़ करो आपको क्या ऑपरेशन देना है, वो बार बार प्रिंट करेगा, तो एक ही बार रन हो रहा तो लूप तक रन होता रहेगा। और हम लोग एक कंडीशन दे देंगे, मतलब एक ऐसा इनपुट दे देंगे कि अगर उसने ये इनपुट डाल दिया तो इसका मतलब अभी टर्मिनेट कर दो यूज़र को, और आगे नहीं खेलने का, मतलब और आगे ऑपरेशन नहीं करने का। अभी देखो आपको अभी जो स्विच केस वाला कोड दिख रहा है वो सिंपली हमने पहले भी देखा हुआ है, जो कि num1 num2 नंबर लेता है 2, और उसको एज पर दी चॉइस जो भी हम चॉइस देते हैं वो कैर वाला वेरिएबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है करना वो कर देता है। और अगर इनवैलिड दोगे तो कुछ ऐसा प्रिंट करके दे देता है, कुछ ऑपरेशन नहीं करता है। तो इसको हम लोग पहली बात तो फॉर लूप के अंदर, मतलब फॉर लूप नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, डू वाइल लूप यूज़ करने वाले हैं। और इसको हम लोग कट करते हैं और डू वाइल लूप के अंदर डालते हैं। एक डू बनाया मैंने और उसके अंदर मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। वाइल डाल दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे ये कर दिया। अब वाइल में कंडीशन क्या देना है वो आपको सोचना है ना। अब सिंपल सी बात है, इसको मैं चाहूँगा कि तब तक टर्मिनेट ना हो जब तक यूज़र खुद से टर्मिनेट करने के लिए इशारा ना करे, तो इसको मैं ऑब्वियसली ट्रू लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखो हमने तीन वेरिएबल यूज़ किए। एक तो कैर वाला वेरिएबल यूज़ करना है हमें, चॉइस जो स्विच को दिया हुआ है, और 2 नंबर वाले वेरिएबल यूज़ करने हैं जो कि हम डबल यूज़ करने वाले हैं। तो उन्हें डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा अगर यूज़ कर रहे हैं तो ना। तो कैरेक्टर वाले चॉइस को मैं बाहर डिक्लेयर करूँगा और जो हमारा num1 num2 है उसको मैं अंदर डिक्लेयर करूँगा। चाहे तो तीनों का अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, कैर चॉइस, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने कुछ। और फिर डबल num1 उसको भी 0.0d लिख दिया और num2 को भी 0.0d लिख दिया। लेकिन फॉर
ये वाला केस अगर यूज़र ने इनपुट नहीं दिया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होता है ना, ये दोनों में एरर आ जाएगा, क्योंकि num2 डिनोमिनेटर है, 0 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैंने 1.0 ले लिया। ठीक है, इतना समझा। सेमी कॉलन इनिशियलाइजेशन हो गया। अब पहली बात तो आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट डालना है, जो मैंने शायद पहले से डाल के रखा था, ये वाला इम्पोर्ट स्टेटमेंट आप डाल देना, import java.util.scanner। ठीक है, सबसे पहले लाइन में लिख देना ये। और दूसरी चीज़ अभी आपको करनी है जो कि है वन लाइनर स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम लिखेंगे चॉइस के लिए, तो यहाँ पे मैं पहले system.out.print लिखता हूँ। ठीक है, एंटर योर चॉइस, ये लिखा मैंने। ओ कहाँ गया मैं भाई, चॉइस। अब यहाँ पे लिख दूंगा चॉइस वेरिएबल, उसमें वैल्यू दे दो। अब जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख देना। ठीक है, ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, num1 num2 लेना। अब सवाल आता है कि num1 num2 मैं चॉइस के पहले लूँ कि चॉइस के बाद लूँ, डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम क्या करेंगे, हम चॉइस के बाद ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.out.print एंटर फर्स्ट नंबर एंड अगेन जो मैं लिख रहा हूँ वही लिख देना। and system.out.print enter second number num2 एंड जो मैंने लिखा है वो लिख देना। ओके, तो अभी यूज़र हमारे पास यूज़र चॉइस देगा, हमारे पास यूज़र नंबर देगा, और ऑब्वियसली दोनों नंबर देगा यूज़र। तो अभी जो है कोड ऑब्वियसली कंप्लीटेड है पूरी तरह, बट इसमें भी एक खामियां हैं, कुछ खामियां हैं, एक नहीं कुछ दो खामियां हैं, 2-3। बट अभी ये पहले रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ लिख के आ गया इंटर योर चॉइस। ओके, मेरा चॉइस, अब मैं चॉइस क्या डालूँ भाई, मेरे को तो बताया ही नहीं जा रहा कि चॉइस है क्या, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है। तो ये पहली खामियां होगी। तो पहली बात तो मैं प्लस दे दिया इसको, और num1 ले लिया 3 और इसको ले लिया 6, 3 + 6 = 9। ठीक है, बट टर्मिनेट कैसे करूँ, यहाँ में मैंने यही तो बोल रहा हूँ, 2 खामियां यहाँ पे दी हुई है कि टर्मिनेट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, और कितने ऑप्शंस आपके पास है चॉइस के लिए वो भी नहीं दिया हुआ है। तो 2 खामियां यहाँ पे आ गई। तो अभी मेरे को पता है 0 से टर्मिनेट ओ देखो, हमने 0 से टर्मिनेट करने का ऑप्शन तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शायद हमने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ ब्रेक डाला ही नहीं है। ओके, तो यहाँ 3 खामियां हो गई। पहली बात तो हमने अच्छे से बताया नहीं कि क्या क्या चॉइस अवेलेबल है, और दूसरी बात हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि ब्रेक कैसे कर सकते हैं हमारे लूप को। मतलब अगर कोई कुछ आता है यूज़र, प्रोग्राम अभी ख़त्म करो बस हो गया, हमने और कैलकुलेशन नहीं करना है, तो भी हमने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन तीसरा क्या था, तीसरा चीज़ यहाँ देखते हैं। हाँ, तीसरा था कि हमने इफ ब्रेक तो यूज़ ही नहीं किया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0 लिखूँगा और टर्मिनेट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये जो डबल है और ये है, इसको कट करूँगा मैं और इसको यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इफ़ लिखूँगा और उस पर लिखूँगा अगर मेरे चॉइस की वैल्यू क्या है 0 तो ब्रेक कर दो। एंड अगर आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप सिर्फ एक लाइन वाला कोड लिखे हो, मतलब जैसे ब्रेक लिखा है मैंने, या फिर system.out.print लिखता, सिंगल लाइन वाला कोड है ना, तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना पड़ता है, आप उसी लाइन के बाद लिख दो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ जाते हैं कि इफ़ का ये उतना। अगर 2 लाइन यूज़ कर रहे हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, छोटी सी बात हो गई।
अब इससे क्या होगा कि अगर चॉइस हमने 0 डाला तो सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 0 एंटर किया ना चॉइस में तो सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये मैंने रन किया, अगर मैं 0 डालूंगा तो सीधा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इतना समझा। लेकिन दो चीज़ हमने ठीक कर ली। पहली बात तो ये डबल जो बिना मतलब का इनिशियलाइज हो रहा था, डिक्लेयर हो रहा था, वो हमने हटा दिया। दूसरा ये ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया। पर तीसरा अभी बचा है एक अच्छा सा समझाना कि क्या क्या ऑपरेशंस अवेलेबल है, क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है और कैसे टर्मिनेट कर सकते हो आप इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट के पहले लिखेंगे पहले तो एक वेलकम स्टेटमेंट डाल देते हैं, वेलकम टू आर अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिक लिखो, अरिथमेटिक प्रोग्राम, ठीक है। लिख दिया अरिथमेटिक प्रोग्राम या फिर आप मैथमेटिक ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैथमेटिक प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गया पहला लाइन। अभी दूसरा लाइन क्या बताएगा, पहली बात तो एक बैक स्लैश डाल दो, ठीक है। एक लाइन छूट गया और इसको मैंने कर दिया ln, तो एक लाइन ln, तो एक लाइन एक्स्ट्रा खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस अवेलेबल आर, ठीक है। और फिर हमारा एडिशन जो है वो किसके बेस पे है, प्लस के बेस पे। सब्ट्रैक्शन किसके बेस पे है, माइनस अगर एंटर करेंगे तो हमारा चॉइस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और अगर वही मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार एंटर कर दो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए जो कि होता है रेगुलर डिवीज़न, तो स्लैश प्रिंट करना है, स्लैश एंटर कर दो। और अगर आपको चाहिए मॉड्यूलस डिवीजन तो आपको मिलेगा रिमाइंडर एंड यू कैन सिंपली एंटर परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया एक काम और यहाँ पे हो गया। लेकिन एक चीज़ रह गया जो कि था एग्जिट 0, ठीक है। अब शायद से अच्छे से रन होना चाहिए। लिख के आ गया है, वेलकम मैसेज आ चुका है। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मैंने नहीं हटाया गया, ठीक है। तो वेलकम टू अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिक प्रोग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन अवेलेबल आर, एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, क्वोशंट चाहिए अगर तो स्लैश, रिमाइंडर चाहिए तो परसेंटेज, और अगर एग्जिट करना है तो 0 दे एंटर कर दो। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया एंड लेट्स से 4 और 5 क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। डज इट प्रिंट 20? इट डज प्रिंट 20। एक चीज़ रह गई है जो कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में, बस इसको ऐसा कर दो, बैकस्लैश एन यहाँ पे डाल दो एंड नाउ इट्स गुड। और इस बार मैं लेता हूँ स्लैश, नंबर देता हूँ 56 और देता हूँ 28। ओके, इट लुक्स गुड। अभी अगर मैं चॉइस में कुछ अलग सा दे दूँ तो क्या आ रहा है, चॉइस में कुछ अलग सा दिया तो भी नंबर मांग रहा है। ओके ठीक है, 67 एंड 76 और फिर प्रिंट हो रहा है इनवैलिड चॉइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन अवेलेबल आर दिस। और इसका मतलब कि ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि जैसे अगर मैंने कुछ इनवैलिड चॉइस दिया तो सीधा मेरे को इमीडिएटली आना चाहिए कि आपने इनवैलिड चॉइस दिया है, तो इसे हमें चेंज करना होगा। या फिर अगर आप इनवैलिड चॉइस नहीं दे रहे हो तो तब तक हमारा कोड पूरा परफेक्ट है। अगर मैं इनवैलिड चॉइस दे रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये एग्जिट तो बराबर हो गया। देखो
अभी अगर मैं इसमें कोई इनवैलिड चॉइस दूँ, जो कि ये 5 दिए ऑप्शन या फिर 6 बोलो, एग्जिट वाले को भी गिन लिया, तो अगर मैं इन 6 के अलावा कोई और चॉइस मतलब कोई और कैरेक्टर एंटर करूँगा, तो मुझे इसको डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम को बताना चाहिए कि भाई इनवैलिड कैरेक्टर आपने डाला है, इनवैलिड चॉइस है आपका, आप कुछ और एंटर करो जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। ऐसा सीधा प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये पहले नंबर भी मांग रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूँ तो मेरे से नंबर मांग रहा है, ठीक है, मैंने दिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एंड देन वो प्रिंट कर रहा है कि आपका चॉइस जो था इनवैलिड था। तो बिना मतलब के नंबर ले रहा है ना, दोनों नंबर बिना मतलब के ले रहा है, क्योंकि चॉइस ही अगर गलत डाले तो सीधा उसे ख़त्म करो भाई, गलत चॉइस नहीं लेना चाहिए। तो ये कैसे ठीक करें, ऑप्टिमाइज कैसे करना है इस वाले पार्ट को, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एंड वेल, ये जो हमने देखा अभी तक, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये लूपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। एंड जो कंटिन्यू और ब्रेक था एंड इवन रिटर्न जो कि हमने नहीं देखा, उसे कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। इफ़, एल्स, एल्स इफ और स्विच केस, ये जो थे वो थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये जो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी वो कहलाते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, और हमने इंटरमीडिएट लेवल तक का बेसिक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सीख लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। और बाकी तो हम लोग बाकी एडवांस में एडवांस चीज़ें सीखेंगे। और वेल, दैट्स ऑल फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स, एंड obviously that's all for control flow statements in Java, at least for the beginner or let's say intermediate level. जी हाँ, तो दी एंड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।